हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। ओके, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। नमस्कार सर, आ रही है आवाज? ठीक है प्रियंका जी। यस, आ रही है। दिखाई भी दे रहा हूं मैं? दिखाई भी दे रहा हूं ना? फिर ठीक है। कल तबीयत खराब हो गई थी और उस वजह से क्लास नहीं ले पाए। तबीयत आज भी डाउन है, कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बुखार, जुकाम, फीवर है। बट मैंने सोचा हिम्मत करेंगे तो पॉसिबल होगा, तो कोशिश करेंगे अपन आज के इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसको समझेंगे। विकास की अवस्थाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी लाइव क्लासेज में रिकॉर्डेड में डाली हुई हैं। इनको भी लाइव क्लासेज में जो क्लासें आपकी हो रही हैं, यदि आपको ये बेटर लगती हैं तो ये भी रिकॉर्डेड में डाल दी जाएंगी, कन्वर्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप भेज दिया करो, उन प्रॉब्लम्स का मैं प्रयास करूंगा। कई बच्चे सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं, कई बच्चे वीडियो की सीक्वेंस को नहीं समझ पाते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भेज दिया करो, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे। आप जरा तनाव इस चीज को लेकर, छोटी चीजों को लेकर तनाव नहीं लें, याद रखना। शिशुअवस्था और बाल्यावस्था मैंने कंप्लीटली पढ़ा दी थी, दोनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था इस लाइव क्लासेस के माध्यम से। आज हम लोग इस किशोर अवस्था को पढ़ने जा रहे हैं और किशोर अवस्था का एक पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था? मेरे अकॉर्डिंग सामाजिक स्वीकृति, अस्मिता की विकास की अवस्था, ये हमने पढ़ लिया था। औपचारिक परिचालन की अवस्था, पियाजे ने इसको कहा है। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति, यानी बच्चा ना तो प्रौढ़ होता है, नहीं छोटे बच्चे के समान बिहेव करता है, तो एक अनक्लियर सिचुएशन रहती है अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। और उलझन, अटपटी अवस्था, ठीक है, रेडियल स्टेज हमने इसकी बात की थी। प्रॉब्लम स्टेज, ये हरलोक ने कहा था, ये बायोलॉजी स्कूल लेक्चर 2020 में 18 में कोई से एग्जाम में आ चुका है। बसंत ऋतु, स्प्रिंग ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है। विशिष्टता की खोज की अवस्था, एक सेल्फ आइडेंटिटी मेरी होनी चाहिए, मेरा खुद का एक अलग व्यक्तित्व होना चाहिए, इसकी हमने चर्चा कर ली थी। और गोल्डन एज, सुनहरी अवस्था, इस अवस्था में बच्चा बनता भी है और बिगड़ता भी है। अस्तित्व के विकास की अवस्था, ये वहां हो गया था चर्चा। सुंदरता, ब्यूटी एज इसको बोला जाता है, क्योंकि यहां बच्चा श्रृंगार भी करता है, अपने आप को देखता भी है, 2 या 3 बार अपने आप को निहारता भी है। इसको फ्राइड ने आत्म प्रेम भी नाम इसलिए दिया गया है। टीन एज, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हम टीन एज में, स्पेशली जो 12 वर्ष के बाद का और 18 वर्ष से बीच का समय, इसको टीन एज बोला जाता है। कितना कोर्स और कितने शेष है? कैसा राम जी? कोर्स स्कूल लेक्चरर का शेष है, सेकंड ग्रेड का रिकॉर्डेड वीडियो कर दिए हैं लाइव के माध्यम से। अभी सिर्फ हमने अधिगम पढ़ा है और विकास पढ़ रहे हैं, और बाकी लाइव में सभी की दोबारा क्लासेस होंगी जिनके रिकॉर्डेड वीडियो है। टीन एज, कोल ने क्या कहा है, इसको छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं। सभी तंत्रों में वृद्धि का काल। स्टेनले होल ने तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा है, इंपॉर्टेंट है। 1904 में किताब निकाली थी एडोलेसेंस, उसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और
रोजर ने किशोर अवस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए विचार और विश्वासों की प्राप्ति का समय है, इसकी हमने चर्चा कर ली थी। केसराम जी, आज यदि आप जुड़े हैं तो लाइव क्लासेस, जैसे विकास टॉपिक बाल विकास चल रहा है, इसकी कुछ पहले की क्लासें आप लाइव में जाके देख सकते हैं। अधिगम कंप्लीटली लाइव में हो चुका है और बाकी रिकॉर्डेड में आप देख सकते हैं। और लाइव में आगे समायोजन टॉपिक होगा, बुद्धि टॉपिक होगा और एक प्रकार से मोटिवेशन टॉपिक होगा। ये सभी टॉपिक्स लाइव में होंगे सेकंड ग्रेड और रीड के हिसाब से। स्कूल लेक्चरर के 5वीं और 6ठी यूनिट बचेगी इस टॉपिक के होने के बाद, जो स्पेशली बचेगी एक इमोशनल इंटेलिजेंस। बाकी उनकी ज्यादा कोई सिलेबस बचेगा नहीं। हाँ, कोम्बो में है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुहलन ने किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य परिवर्तन काल को किशोर अवस्था बोला, ये भी मैंने बता दिया है। नरेंद्र कुमार जी, टूटने की जरूरत नहीं है और ये ऐसे विचार मत लाया करो, संबल में मुझे देखकर ही संबल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये टेंशन मत लें, तनाव, टूटोगे नहीं आप। जो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं वो टूट जाएंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। किल पेट्रिक ने इसको जीवन का सबसे डिफिकल्टी टाइम बोला है, कठिन काल बोला है, क्योंकि संवेगात्मक अस्थिरता के संदर्भ में इसको बोला गया था। और विग व हंट ने कहा था कि किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन। ये पहली लाइव क्लास में चर्चा कर ली थी, इसलिए दोबारा मैं ससरी तौर पर बता रहा हूं। जर्सिल्ड ने कहा था कि किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर संक्रमण करता है, इसकी मैंने चर्चा कर ली थी। ब्लेड जॉनसन ने कहा था कि किशोर अवस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू होता है और प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है, ये भी बता दिया था मैंने। स्टेनले हॉल ने कहा था किशोर अवस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। और जीन पियाजे ने कहा था कि महान आदर्श और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। करो ने कहा था किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। और हॉल ने कहा था एक कामुकता की जागरण की अवस्था है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था और बाकी कुछ स्टेटमेंट बच गए थे, इनकी चर्चा आज के हम क्लासेस में करेंगे। आजकल लाइव का मैसेज नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है शारदा जी, क्या चक्कर है ये, कई बच्चों की शिकायतें हैं। देखवाता हूं, मैं बात करता हूं, आज फिर नोटिस डालता हूं हमारी जो ये कंपनी है इसके मैनेजर को। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बाल विकास का, ये शायद 5वां वीडियो होगा। अब तक हमने बाल विकास की जो लाइव क्लासेज हैं उनमें डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या है, वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका क्या है, शेष अवस्था बाल्यावस्था क्या है और किशोर अवस्था का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लासेज में किशोर अवस्था का अगला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। जो आपका टेस्ट हुआ था विकास टॉपिक का, यदि उस टेस्ट में 25+ आप नंबर लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है। 25 से कम है तो टेंशन नहीं लें, बस ये जानिए कि मैंने कमियां और गलतियां कहां की, उन गलतियों को मुझे कैसे इंप्रूव करना है। मैंने आज उसका लाइव सॉल्यूशन भी बना दिया है, भी डाल दिया जाएगा। जो कल आपका टेस्ट हुआ था उसका लाइव सॉल्यूशन भी आप आ जाएगा, कल हुआ था पर 17 तारीख को हुआ था ना, तो उसका लाइव सॉल्यूशन भी आ जाएगा। वो भी आप देख लीजिएगा कि कहाँ गलतियां आपकी रही हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पीपीटी नोट्स मिलेगा क्या? नोट्स वैसे हस्तलिखित भी मिल जाएंगे। थोड़ी सी तबीयत कल डाउन हो गई थी, 1-2 दिन में मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं। कोर्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे नोट्स की आपकी एक डिमांड है, ठीक है, तो ये सब चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूर करूं। स्कूल लेक्चर के बच्चों के लिए जो है कि सर 4थी यूनिट का एक टॉपिक बाकी है, कल पूरा प्रयास रहेगा और परसों 5वीं यूनिट भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तबीयत थोड़ी सी साथ देगी तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 वीक में चाहे छुट्टियां लेके कैसे भी करूं, बट आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो है मैं दूर करूं। 21 सही हुए हैं, 18 सही हुए हैं, 15 सही हुए हैं, कोई बात नहीं है, अभी बहुत समय है, हमें मेहनत करनी है और इंप्रूव करना है। सीधी सी बात ये रखनी है, टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, जैसा हो गया आपने बेटर तरीके से दिया। मुझे कोशिश ये करनी है, मुझे रिजल्ट लास्ट में जाके ये चाहिए कि मेरे बच्चों के 30 में से 30 हो रहे हैं, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के बाद, वहां मैं आपको टारगेट दूंगा। उसके बाद ये सिलेबस जैसे नॉर्मली हो जाता है तो मैं उसके बाद आपको डेली टारगेट दूंगा और डाउटफुल सेशन रखे जाएंगे। तो मैं वहां चाहूंगा कि आपकी इससे मैं ये सुनने को नहीं मिलेगी सर मेरे 27 हुए हैं, क्यों नहीं 27 क्यों हुए, 3 गलत क्यों हुए, ये कारणों को मैं जानूंगा, आपके साथ लाइव वार्ता करूंगा मैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हमें बहुत बेटर बनना है। कमियां हम सब में, मेरे में भी कमियां, आप में भी, लेकिन उन कमियों को हम दूर करेंगे। सीधी सी बात यही है और ये अपने दिमाग में रखना है कि डेली निरंतरता के साथ मुझे अपने में और सुधार करना है। ओके,
तो आगे बात कर रहे हैं, आज के स्टेटमेंट्स की अपन बात कर रहे हैं। तो आज के आगे के स्टेटमेंट जो है वो, जो बच्चे पर्सनल मैसेज करते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर लाइव में, मैं उनको कहूंगा कि आप पर्सनली मुझे बात करें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस क्लासेस में मैं आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं कर पाऊंगा। हडलोक ने क्या कहा है? हडलोक ने इसको क्या बोला है? किशोर भिन्न प्रकार का व्यक्ति, यह भाव प्रधान, मतलब इमोशंस यहां बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्विंग बहुत चरम पे होते हैं किशोर अवस्था में, इसलिए इसको सेंसिटिव स्टेज बोला जाता है इमोशंस की वजह से। वह समस्या स्वयं के लिए समस्या अवस्था है, मतलब खुद के लिए प्रॉब्लम बन जाता है किशोर। खुद के लिए प्रॉब्लम क्यों बन रहा है? क्योंकि खुद की स्विंगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, खुद की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, खुद को अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, तो ये खुद के लिए प्रॉब्लम बन जाता है किशोर। इसलिए हडलोक ने इसको समस्या अवस्था बोला था। और ये प्रश्न आया था कि किसने किशोर अवस्था को प्रॉब्लम स्टेज बोला है, तो हडलोक ने बोला है। तो एक दुखदाई अवस्था भी इसने नाम ले दिया। अब आपके सामने प्रश्न आ जाए, किस विद्वान ने किशोर अवस्था को दुखदाई अवस्था बोला है? तो दो प्रश्न यहां बन गए। आपको क्या नोट करना है कि एलिजाबेथ हडलोक ने इसे स्वयं के लिए समस्या की अवस्था बोला है, प्रॉब्लम स्टेज बोला है इसको। और दूसरा आपको याद रखना है, ये कौन सी अवस्था है? दुखदाई अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये? दुखदाई अवस्था है। तो दो प्रश्न यहां पे बन गए हडलोक के अनुसार। दुखदाई अवस्था हडलोक ने कहा है और समस्या अवस्था हडलोक ने कहा। इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर देखिए अगला स्टेटमेंट है जोन्स, इंपॉर्टेंट है। जोन्स, ये हडलोक इंपॉर्टेंट है, जोन्स इंपॉर्टेंट है। जोन्स के ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको लेकर कंफ्यूजन भी रहता है कि स्टेटमेंट सर जोन्स का है कि रोस का है। यदि एग्जाम में आता है तो आपको जोन्स ही करना है, याद रखना। रोस ने इसका समर्थन किया था। रोस ने क्या किया था? इसका समर्थन किया था रोस ने। लेकिन मूल स्टेटमेंट जो जोन्स का है, ये शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। किसकी पुनरावृत्ति है? शेष अवस्था की पुनरावृत्ति या पुनरावर्तन। किसने बोला है? जोन्स ने बोला है। किसको? किशोर अवस्था को, कि यहां वो बच्चा जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। तो रोस ने इसका समर्थन किया था और ये जोन्स का स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोन्स का स्टेटमेंट ये शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है, पुनरावर्तन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, दो स्टेटमेंट हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में सिर्फ दो स्टेटमेंट पढ़ाए मैंने, बाकी तो मैंने रिपीट किए। दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। समस्या अवस्था दुखदायी अवस्था हडलोक, शेष अवस्था की पुनरावृत्ति जोन्स, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हडलोक कहता है कि बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था अति संवेग, मतलब संवेग अत्यधिक है, भावुक है बच्चा। यहां छोटी सी बात पे खुश हो जाता है, छोटी सी बात पे सुसाइड कर लेता है। तो अति संवेग की अवस्था किसने कहा है? हडलोक ने। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखना चाहे नोट कर लेंगे। अति संवेग की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को। किसने कहा है? हडलोक ने से अति संवेग की अवस्था कहा है। सर दुखदायी अवस्था स्टेनले का भी बताया था, स्टेनले होल ने भी इसको दुखदायी अवस्था बोला है। लेकिन यदि स्टेनले होल और हडलोक दोनों आ जाएं तो आप एलिजाबेथ हडलोक करके आना, ठीक है ना। क्योंकि एक कथन को दो व्यक्ति कह सकता है, एक समर्थन कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली दुखदायी अवस्था और समस्या अवस्था है तो हडलोक करना। हडलोक का मूल स्टेटमेंट था। स्टेनले होल ने इसे एक संदर्भ विशेष में दुखदायी अवस्था बोला था। ओके मुकेश जी, आगे बढ़े। हडलोक ने कहा कि किशोरों के जीवन में खुशियां व हर्ष तो होते ही हैं, इसके साथ कुंठा, निराशा व दिल तोड़ने वाली स्थिति भी होती है। इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। केवल समस्या अवस्था, दुखदायी अवस्था, ये आपको माइंड में रखना है, बाकी आपको नहीं देखना है, बाकी आपको नहीं देखना है, ठीक है। देखिएगा, किशोर के जीवन में खुशियां हर्ष तो होते ही हैं, इनके साथ कुंठा, निराशा और दिल तोड़ने वाली स्थिति होती है। ये नॉर्मल है, इसको नहीं देखना आपको, ना रटना है ना लिखना है। सुल्लीवान ने कहा था कि किशोर में परस्पर संबंधों, आवश्यकता, सुरक्षा व घनिष्ठता का संघर्ष पाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपको नहीं देखना है। स्पेशली सेकंड ग्रेड और रीट की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना स्टेटमेंट में डीपली नहीं जाना है। स्कूल लेक्चरर के बच्चे फिर भी इस बिंदु को देख सकते हैं, देखना चाहें तो। लेकिन मैं उनके लिए भी कहूंगा कि इतना पर्सन नहीं पूछेगा कि इतना हर एक स्टेटमेंट रट के जाए। हल्का सा यदि आपके दिमाग में रहे और आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी ठीक स्थिति में हूं, भी बहुत समय है, ठीक है, तो मैं इसको देख सकता हूं, तो आप देख लें, अन्यथा इसको लेकर टेंशन में लेने की आवश्यकता नहीं है। सुल्लीवान कौन है? जिन्होंने अंतर व्यक्तिक मॉडल दिया था किशोर अवस्था का, यानी पारस्परिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तित्व का मॉडल था इनका, अंतर व्यक्तिक मॉडल। किशोर में परस्पर संबंध, आवश्यकता, सुरक्षा और घनिष्ठता का संघर्ष पाया जाता है। इनको लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे उसकी नीड्स हो, चाहे उसके अंदर सेफ्टी का भाव हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे आप लोगों में रहता है कि सर हार जाएंगे तो क्या है, और घनिष्ठता का संघर्ष जो है वो पाया जाता है।
स्टेनले होल ने इसे कल्पना के जन्म के दिन कहा है। अब देखो ये स्टेनले होल के दो स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है और किशोर अवस्था तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था है। अब ये तीसरा स्टेटमेंट आ गया। आपको लग रहा होगा सर इतने स्टेटमेंट याद करने हैं क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इतना पढ़ें। और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो कर ले। मैंने दोनों सिचुएशन आपको बताई हैं कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना कहां तक जा सकते हैं। अब देखिए, किताब जब मैंने लिखी थी तो किताब को मैंने इस लेवल पे लिखा कि सब कुछ आ जाए, लेकिन वो पूरी किताब पढ़ी नहीं जा सकती। कोर्स का उद्देश्य ये है आपको वही चीजें पढ़नी है जो मैं आपको बता रहा हूं, जबकि चर्चा मैं सब कर रहा हूं, बट मैं जब ये बताता हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी की एक लिमिट है, हमें हर चीज नहीं देख सकते, हर चीज नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, लेकिन मैं उन पे जोर नहीं डालता हूं, मैं जोर उन्हीं पे डालता हूं जो आपको पढ़नी है। तो ये हल्की सी इन बातों को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो नोट कर लीजिएगा। अब जैसे ये किशोर अवस्था कल्पना के जन्म के दिन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है स्टेनले होल का स्टेटमेंट, जबकि स्टेनले होल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कल्पना के जन्म के दिन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ना आना है, ना आया है, ना आएगा। फिर भी हल्का सा देख लें, देखें तो मानसिक विकास की उच्चतर प्रक्रिया अवस्था, जितना भी मानसिक विकास आपका होना है वो किस अवस्था में हो जाएगा? किशोर अवस्था में। मानसिक विकास की सबसे तेज अवस्था, सबसे तेज मानसिक विकास शिशु अवस्था में होता है, 0 से 2 वर्ष में होता है। लेकिन मानसिक विकास की उच्चतर अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। मैक्सिमम जितना विकास होना है वो आपका कहां पे हो रहा है? तो मैक्सिमम जितना विकास होना है वो आपका किशोर अवस्था में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? किशोर अवस्था में। तो अधिकतम हो जाएगा, तो उच्चतर है, 15-16 वर्ष तक आपका जितना होना उतना हो जाएगा। इसलिए उच्चतर अवस्था किसे बोला गया है? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मानसिक विकास की उच्चतर प्रक्रिया की अवस्था, यानी आपका जितना भी मानसिक विकास होना है वो लगभग 14 से 16 वर्ष के मध्य अधिकतम उच्चतम स्तर पे पहुंच जाएगा, इसलिए इसको उच्चतम प्रक्रिया की अवस्था बोला जाता है। किशोर की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी, स्व पहचान। ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या बनूंगा, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी पहचान मेरे मम्मी पापा से अलग होनी चाहिए। सेल्फ आइडेंटिटी, आत्मनिर्भरता, ये उसको बड़ा झकझोरता है। ओके, किशोर की महत्वपूर्ण चुनौती सेल्फ आइडेंटिटी होगी, दोनों इंपॉर्टेंट है, उच्चतर प्रक्रिया याद रखना। अब देखिए किशोर अवस्था के मुख्य सिद्धांत। किशोर अवस्था के मुख्य सिद्धांत की मैं चर्चा कर रहा हूं। किशोर अवस्था के मुख्य रूप से 2 सिद्धांत होते हैं, लेकिन टोटल सिद्धांतों की अपन बात करेंगे तो लगभग 5 सिद्धांत हो जाते हैं। मैं सभी की हल्की हल्की चर्चा कर रहा हूं। मुख्य रूप से किशोर अवस्था के 2 ही सिद्धांत होते हैं, एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत और एक कर्मिक विकास का। बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का सा समझिएगा, समझिएगा, इनको समझिएगा। पहला सिद्धांत आपसे पूछेगा किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत, ये नहीं पूछेगा मुख्य कितने और गौण कितने, प्रश्न कभी नहीं पूछेगा, और कितने सिद्धांत होते हैं ये भी कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं आएगा। आपको इसको लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किशोर अवस्था का पहला सिद्धांत दिया है आकस्मिक विकास। किसने दिया है? स्टेनले होल ने। ठीक है, कब दिया था? 1904 में। कब दिया है? 1904 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, और इनकी किताब का नाम था एडोलेसेंस। किताब का नाम क्या है? एडोलेसेंस इनकी किताब का नाम है। एडोलेसेंस इनकी किताब का नाम है। समझिएगा, पहला सिद्धांत आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया किसने? स्टेनले होल। एग्जाम में आ गया, किसने दिया? स्टेनले होल। कब दिया? 1904 में। किताब का नाम क्या है? एडोलेसेंस। तीनों प्रश्न एग्जाम में आ गए। चौथा प्रश्न यहां से यह पूछा जाएगा आपसे, या पूछा गया है, किस सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक से होते हैं, आकस्मिक होते हैं। मतलब आपको पता नहीं चलता यार ये क्या चेंजेस हो रहा है, बच्चा डर जाता है किशोर अवस्था के परिवर्तनों से। इसलिए आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने कहा? स्टेनले होल। नाम से लग रहा है, रटना नहीं है, दिमाग पे बोझ नहीं डालना है, गुरुजी और क्या पढ़ना है। किसने दिया? कब दिया? किताब का नाम एडोलेसेंस। मतलब क्या? किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होंगे वो अचानक से होते हैं, ये किसने कहा है? स्टेनले होल। बस इतना याद रखना है। दूसरा सिद्धांत कर्मिक विकास का सिद्धांत। ये सडन डेवलपमेंट है, ये तो सडन की बात कर रहा है, और ये सिक्वेंशियल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो सिक्वेंशियल डेवलपमेंट क्या है, सडन डेवलपमेंट क्या है? वो तो कहता है अचानक से परिवर्तन हो रहे हैं, ये सीक्वेंस की बात कर रहा है। किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक से नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं, कर्मिक रूप से होते हैं।
एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन से जुड़ा हुआ होता है। वो अचानक की बात कर रहा है और ये कह रहा है कर्मिक विकास, ठीक है, जस्ट अपोजिट। पर्सन नहीं पूछा गया आज तक, फिर भी याद रखें किसने दिया है, थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ। थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ ने कौन सा सिद्धांत दिया है, कर्मिक विकास का सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं आया। आकस्मिक विकास किसने दिया, स्टेनले होल। क्या कहता है, अचानक से परिवर्तन। कर्मिक विकास वाला क्या कहता है, थॉर्नडाइक, किंग, होलिंगवर्थ, तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों ने दिया है और ये कहते हैं कि अचानक से परिवर्तन ना होकर धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। अचानक से नहीं होकर क्या होते हैं, धीरे धीरे और कर्मिक रूप से परिवर्तन होते हैं। इसको अपन बोलते हैं कर्मिक विकास का सिद्धांत। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, आकस्मिक अचानक, कर्मिक धीरे धीरे। अब जैसे किंग है, इसने एक स्टेटमेंट दिया कि जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का आगमन होता है तो पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के लक्षण दिखाई देते हैं, वैसे ही बाल्य अवस्था के बाद किशोर अवस्था आती है तो बाल्य अवस्था के अंत में आपको किशोर अवस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। मतलब परिवर्तन अचानक नहीं हो रहा है, बाल्य अवस्था के अंत में ही वो परिवर्तन दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए जो चेंजेज होंगे वो क्या होंगे, सिक्वेंशियल होंगे, सडन नहीं होंगे। ये किसने कहा है, थॉर्नडाइक, किंग, होलिंगवर्थ। दोनों इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, याद रखियो, याद रखना है इनको, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, किंग का स्टेटमेंट है, जिस प्रकार एक ऋतु के बाद समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होता है और पहली वाले में दूसरी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, उसी प्रकार बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। समझ में आया कि कर्मिक विकास का मतलब क्या है। किंग ने स्टेटमेंट दिया, आया नहीं है और याद भी नहीं करना है कि आपको लगे कि सर इतना बड़ो स्टेटमेंट याद क्या होगा। अब देखो इतना बड़े स्टेटमेंट ने याद करने की जरूरत ही को नहीं, माइंड में अपने आप फीड होगी। मतलब एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का आगमन होता है, पहली वाले में दूसरी के लक्षण दिखाई देते हैं, वैसे ही बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। यानी बाल्य अवस्था के अंत में ही किशोर अवस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। ये किंग का स्टेटमेंट है, देख लें। मुझे आपके कमेंट्स दिख नहीं रहे तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, कोई नीचे वीचे चल नहीं रहा तो ओके। ओके ओके ओके, काले पेन का प्रयोग करें, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो अभी मुकेश जी याद हो गया ना, ठीक है। काले पेन का प्रयोग करने के लिए बच्चों के मैसेज आए, मेरे को मैसेज दिख नहीं थे इसलिए मैं दोबारा सेट करके आया हूँ। खुद को ही करना पड़ता है हर काम, देख लो। वन मैन आर्मी हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, वन मैन आर्मी। बुक्स लेखन का काम पूरा, किताब का काम मुझे करना, ऐप का काम मुझे करना, पढ़ाना भी मुझे ही। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मेमन पेपर शानदार। पेपर अभी तो नॉर्मल है, पेपर का लेवल शानदार आएगा जब मैं टारगेट दूंगा तुम लोगों को। मैं टारगेट आधारित स्टडी करवाऊंगा, मुझे टारगेट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। और ये मेरी हमेशा से खासियत रही है, जब मैं पर्सनल मेरा ऑफलाइन बैच चलाता हूं तो भी बच्चों को टारगेट चाहिए। मुझे ये चाहिए कि ये कोचिंग विशेष में पढ़ाना एक अलग बिंदु हो सकता है, इसलिए भविष्य में सोच भी रहा हूं कि कोचिंग में नहीं पढ़ाएं, केवल एक पर्सनल बैचेज ही चलाएं अपने, जहां टारगेट दिए जाए, मजा आए। 200 बच्चे जो 100 बच्चे हैं उनको ये दूं कि बस लगना है जिंदगी में, मुझे तो ये चीज चाहिए, मुझे वो निकल के लानी है। ये मेरा प्रयास रहेगा। कोरोना की स्थितियां हो जाएं उसके बाद निश्चित रूप से मैं ऐसा करूंगा। ओके सर, आप ऑलराउंडर, ऑलराउंडर तो क्या है, चल रहा है काम, चल रहे हैं, भगवान ने जब तक इच्छा शक्ति ताकत है तब तक करेंगे। किशोर अवस्था के अन्य सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। ये दो मुख्य सिद्धांत थे, बाकी को भी हमें पढ़ना है। मैंने कहा ना कि रिस्क लेंगे नहीं। कई बार होता है कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा क्या। देखो आप पेपर जब बनता है ना तो ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां लगता है, और आरपीसी स्कूल लेक्चर में तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपको लगता है अरे यार, तो इसलिए मेरी किताब थोड़ा सबसे हार्ड बनती है। इसलिए शुरुआत में मेरा कोर्स ले सकता है, उस बच्चे को वैसा लगता हो कि पता नहीं क्या, क्योंकि मेरे पास वो चीजें नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट देने की कोशिश करूंगा। मेरा उद्देश्य ये कि आप मुझे दुआएं दे, गालियां कम से कम नहीं दें, ये तो प्रयास रहेगा, ठीक है ना। तो और इस बार तो अपन लाइव के माध्यम से और भी अच्छा बेटर करेंगे, टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे। लास्ट तक मैं जुड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ। स्टेनले होल का सिद्धांत, आकस्मिक विकास, ये पहला सिद्धांत था। दूसरा फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। अब यहां आपके समझ में आया कि सर फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया, ये क्या है। देखिए फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है उसने 5 अवस्थाएं बताई थी, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था और जनेन्द्रीय अवस्था। ये किसका सिद्धांत था, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत था। ये मैंने वहां चर्चा की कि नहीं की, मुझे ध्यान में नहीं है
की थी कि आपने नहीं की थी? मनोलैंगिक विकास मैंने शायद पहले पढ़ा नहीं होगा, अभी दोबारा मैं चर्चा कर लेता हूं एक बार। मनोलैंगिक विकास, एक सेकंड। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सुनिएगा, आराम से पढ़ रहे हैं अपन। मनोलैंगिक विकास, ठीक है, मनोलैंगिक विकास। जब फ्राइड की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन? फ्राइड की बात करते हैं। और फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया वो क्या दिया? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ठीक है। कौन सिद्धांत दिया फ्राइड ने? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्राइड का मनोलैंगिक क्या है? फ्राइड ये कहता है कि हमारा जो विकास है, मनोलैंगिक का मतलब इसने कहा था कि हमारे अंदर जो काम प्रवृत्ति का विकास, यानी इसने एक शक्ति बोली है लिबिडो। इसने कौन सी शक्ति का नाम दिया? लिबिडो। लिबिडो क्या है? हमारी काम प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है? हमारी काम प्रवृत्ति है लिबिडो। और ये कहता है कि लिबिडो काम प्रवृत्ति हमें बहुत प्रभावित करती है, हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है लिबिडो का काम प्रवृत्ति, ठीक है। तो इस काम प्रवृत्ति का विकास जो होता है वो 5 अवस्थाओं के माध्यम से होता है। कितनी अवस्थाओं के माध्यम से होता है? 5 अवस्थाओं के माध्यम से। तो 5 अवस्थाएं क्या बताई इसने? जैसे पहली अवस्था इसने बताई मुखावस्था। कौन सी अवस्था बताई? मुखावस्था। मुखावस्था का मतलब क्या है? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का मतलब क्या इसने बताया था? इसका कार्यकाल इसने 0 से 1 वर्ष बताया है। अब कुछ जगह 0 से 2 भी लिखा मिलता है। यदि 0 से 1 और 0 से 2 लिखा मिले तो आप 0 से 1 करके आइएगा। 0 से 1 नहीं है, वहां 0 से 2 भी हो जाएगा। लेकिन स्पेशली यदि आपको 0 से 2 और 1 में से चूज करना हो तो 0 से 1 करना। बहुत बार ये प्रश्न आया है। मुखावस्था 0 से 1 वर्ष, ओरल स्टेज, यानी कि यहां बच्चे की जो काम प्रवृत्ति है वो मुख के माध्यम से व्यक्त होती है। मुखावस्था का मतलब क्या है? बच्चा मुख के माध्यम से काम क्रिया करता है। जैसे अंगूठा चूसना, अंगुली चूसना, दूध स्तनपान कर रहा है, ठीक है, ये उसकी मुखावस्था, यानी जहां काम प्रवृत्ति मुख के माध्यम से व्यक्त होती है। और इन काम क्रियाओं के, इस मुख के माध्यम से काम क्रियाओं की वजह से बच्चा जो है वो आक्रामक व्यक्तित्व भी बन सकता है और निष्क्रिय व्यक्तित्व भी बन सकता है। मतलब निष्क्रियता और आक्रामकता इसी मुखावस्था में क्रिएट होती है। किसकी वजह से? आपकी काम क्रिया के प्रभाव की वजह से। तो यहां एग्जाम ओरिएंटेड क्या देख के जाना? एग्जाम ओरिएंटेड आपको यही देखना है, मुखावस्था 0 से 1 वर्ष, ओरल स्टेज, और यहां बच्चा मुख के माध्यम से काम क्रिया करता है, जैसे अंगूठा चूसना। बस इतना याद रखना। यदि वो क्रियाएं एक कम करता है तो निष्क्रिय बना रहेगा, और यदि वो क्रियाएं ज्यादा करता है तो आक्रामक बन जाता है। यानी इस अवस्था में काम क्रियाओं की वजह से बच्चे का व्यक्तित्व निष्क्रिय और आक्रामक बन जाता है। क्या बन जाता है? निष्क्रिय और आक्रामक बन जाता है काम क्रियाओं की वजह से। तो सिंपल सी बात की याद रखनी है, ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष, काम प्रवृत्ति का विकास मुख के माध्यम से, शॉर्ट एंड स्वीट तो इतना देखना है। और निष्क्रिय और आक्रामक, ओम प्रकाश जी कुछ प्रश्न समझ में नहीं आए तो वो अभी मैं लाइव सॉल्यूशन डालूंगा, वो मैंने सॉल्यूशन बना दिया है उसका, अभी रिकॉर्डेड में आपके कोर्स में आ जाएगा सॉल्यूशन का, टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में, तो आप वहां देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पहली मुखावस्था बताई इसने। दूसरी इसने बताई, मुखावस्था लिख ली, 0 से 1 स्टेज, मुख के माध्यम से काम क्रिया करेगा बच्चा, ठीक है। आगे देखिए इसने दूसरी अवस्था जो बताई है वो क्या बताई है? गुदावस्था। दूसरी अवस्था क्या बताई इसने? गुदावस्था। गुदावस्था का मतलब क्या है? एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या है? ये एनल स्टेज का मतलब क्या है? ठीक है, ये इसने कहा है कि 2 से 3 वर्ष का समय जो होता है वो ये होता है, 2 से 3 वर्ष का समय होता है एनल स्टेज, गुदावस्था। अब गुदावस्था क्या है? जहां बच्चा मलमूत्र क्रियाओं में आनंद लेता है। कौन सी क्रियाओं में आनंद लेता है? मलमूत्र क्रियाओं में आनंद लेता है, ठीक है ना। कि आपने कई बार देखा होगा बच्चा भाग भाग के शुशु करता है, ठीक है, कभी दूसरे बच्चे पे जाके मूत्र विसर्जन कर दिया, ठीक है ना। टाबर खेल रहे हो और जाके भी के ऊपर और गंगा बाहर, टाबर देखा है ऊपर बारिश कठों हुई, तो ऐ का काम उल्टा सुल्टा काम करे टाबर, बिन आ क्रिया में बड़ो आनंद आवर। मलमूत्र क्रियाओं में क्या आता है? उसको बड़ा आनंद आता है। ये गुदावस्था है। कौन सी अवस्था है ये? गुदावस्था है। ये 2 से 3 वर्ष होती है। तो यदि यहां बच्चा मलमूत्र क्रियाएं ज्यादा करता है तो कम करता है, तो भी यहां 2 प्रकार का व्यक्तित्व करता है। यदि वो मलमूत्र क्रियाओं में रोकता है तो उसका व्यक्तित्व जो धारणात्मक बन जाएगा, और ज्यादा करता है तो उसका व्यक्तित्व आक्रामक बन जाएगा। तो यहां उसने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे गुदावस्था में, मलमूत्र क्रिया में आनंद लेना। कौन सी क्रिया में आनंद लेना? मलमूत्र क्रिया में एक तो आनंद लेना, और यहां बच्चे का व्यक्तित्व इन क्रियाओं की वजह से स्पेशली धारणात्मक व्यक्तित्व, ठीक है, और आक्रामक वहां भी और यहां भी आक्रामक की बात की है इसने।
धारणात्मक और आक्रामक, ठीक है ना। फिर कमेंट्स नहीं दिख रहे आपके, एक बार देखता हूं ये कर्सर अपने आप कैसे हिलता है। हेलो, देखिएगा अब आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही। ओके, आ गई क्या? चलो ठीक है, आ गई सर, ठीक है, आ रही है, ठीक है, ओके 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 ओके। अरे यार, वन मैन आर्मी। ओके ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गुदावस्था एनल स्टेज की। यहां बच्चा मलमूत्र क्रियाओं में आनंद लेता है, और यदि मलमूत्र क्रियाएं कम या ज्यादा करता है तो यहां दो प्रकार का व्यक्तित्व बन जाता है। धारणात्मक, धारणात्मक का मतलब क्या समझते हैं आप? एक प्रकार का कंजूस और जिद्दी व्यक्तित्व है। समझ रहे हैं आप? जो बच्चा मलमूत्र को रोकेगा वो कंजूस बनेगा। यदि मान लीजिए आपने बचपन से मलमूत्र को रोका है तो आपका व्यवहार अपने आप कंजूस बन जाएगा। और अपने अगल बगल पड़ोस में देख लेना, जो व्यक्ति जितना कंजूस दिखाई दे, मान लेना कि उसने बचपन से आज तक बहुत रोका है, ठीक है। और आक्रामक का मतलब क्या है? जो मलमूत्र क्रियाओं में ज्यादा आनंद लेने लग जाता है, कभी दूसरे बच्चे पे गिर रहा है, कभी तीसरे बच्चे पे गिर रहा है, भाग भाग के कर रहा है, तो ऐसे बच्चे आक्रामक स्वभाव के बाद में बन जाते हैं। या ऐसे बच्चों को जब बाध्य किया जाता है तो वो आक्रामक बन जाते हैं, ठीक है। कभी किसी का सिर फोड़ के आ गए, कभी किसी की टांग तोड़ के आ गए, ठीक है। तो ये होता है। स्त्रीकरण क्या होता है? स्त्रीकरण तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास संदर्भ में लिया जाता है। अपने घर की स्थिति को समझना। राजकुमार जी, मैसेज आता है बुक में कौन से टॉपिक में है? देखो, स्कूल लेक्चरर में व्यक्तित्व टॉपिक नहीं आता, और रीट और सेकंड ग्रेड में व्यक्तित्व टॉपिक आता। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद पूरा डिटेल से डाला हुआ है, वहां मिलेगा आपको ये मनोलैंगिक विकास, ठीक है। और स्कूल लेक्चरर में केवल मनोलैंगिक विकास पढ़ना होता है, केवल मनोलैंगिक विकास, केवल यही पढ़ना होता है। तो ये विकास के सिद्धांत में भी आता है, इसलिए मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना। पेज नंबर तो मुझे ध्यान में नहीं है, व्यक्तित्व टॉपिक में आएगा, पर्सनैलिटी टॉपिक में, समग्र मनोविज्ञान में। तो गुदावस्था 2 से 3 वर्ष में एनल स्टेज, यहां व्यक्तित्व धारणात्मक या आक्रामक बन जाता है, मलमूत्र क्रियाओं में बच्चा आनंद लेता है। तीसरा, लिंग प्रधान अवस्था। तीसरी अवस्था है लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था क्या होती है? ठीक है, फेलिक स्टेज, ठीक है। ये होती है 4 से 5 वर्ष का समय माना गया है। कितना माना गया है? 4 से 5 वर्ष का समय माना गया लिंग प्रधान अवस्था में। और यहां दो चीजें समझनी है। लिंग प्रधान फेलिक स्टेज का मतलब यह होता है कि यहां दो ग्रंथियां बनती है। कितनी ग्रंथियां बनती हैं? दो ग्रंथियां बनती है, याद रखना। और जिनको अपन बोलते हैं ऑडिपस। ये दोनों समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑडिपस और दूसरी है इलेक्ट्रा, ठीक है। याद रखना, अपन किशोर अवस्था के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और किशोर अवस्था में अपन मनोलैंगिक विकास पढ़ रहे हैं सिगमंड फ्राइड का। किसका सिद्धांत था मनोलैंगिक विकास? सिगमंड फ्राइड। ये किशोर अवस्था का सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्राइड ने। ये वैसे मैं पर्सनैलिटी में पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि फेसगेट वाले बच्चों के वहां नहीं आएगा, इसलिए इसकी चर्चा मैं यही कर लेता हूं, ठीक है।
ओडिपस और इलेक्ट्रा, ठीक है। ओडिपस इलेक्ट्रा क्या है? ये लिंग प्रधान अवस्था में दो ग्रंथियां हमारे अंदर पैदा होती हैं। लिंग प्रधान अवस्था 4 से 5 वर्ष, फेलिक स्टेज। ओडिपस का मतलब होता है लड़के का मां के प्रति प्रेम या मां का लड़के के प्रति प्रेम, ठीक है। इसको अपन मातृ मनोग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातृ मनोग्रंथि। और ये जो होती है वो एक कौन सी होती है? पितृ मनोग्रंथि। मातृ मनोग्रंथि मतलब लड़के का मां के प्रति लगाव और मां का लड़के के प्रति लगाव। मतलब लड़को हमेशा अपनी मां ने पसंद करे और मां हमेशा लड़के को पसंद करती है। अब इसके पीछे कहानी ये थी कि इसकी ग्रंथि का नाम ओडिपस क्यों पड़ा। आपको इतना याद रखना है कि किस में पाई जाती है? लड़के में पाई जाती है, लड़के का मां के प्रति प्रेम। मतलब क्या होता है कि इसकी कहानी ये थी कि ग्रीक राजकुमारी थी एडिपस, ग्रीक राजकुमार था एडिपस, ठीक है। तो वो जो है वो अपनी पिता की हत्या करके और अपने मां से शादी कर लेता है। तो उसी के नाम पे ग्रंथ, ये ओडिपस ग्रंथि पड़ी। और इलेक्ट्रा जो है वो राजकुमारी है जो अपनी मां की हत्या करके अपने भाई की साथ से पिता के साथ शादी कर लेती है। तो ये चीजें हिंदुस्तानी कल्चर में तो अलग सी लगती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन वहां चीजें नॉर्मल थी। तो ओडिपस इलेक्ट्रा क्या थी कि लड़के का मां के प्रति प्रेम, इसने इसके अंतर्गत काम प्रवृत्ति को कह दिया कि काम प्रवृत्ति की वजह से लड़का मां से अटैच होता है और मां लड़के से अटैच होती है, और लड़की पिता से अटैच होता है विपरीत लिंग की वजह से। तो इसमें उसने सेक्सुअल इंस्टिक्ट को जोड़ दिया है यहां भी उसने, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रा जो है वो लड़की में पाई जाती है, लड़की का पिता के प्रति प्रेम या पिता का लड़की के प्रति प्रेम। और ओडिपस क्या है? लड़के का मां के प्रति प्रेम या मां का लड़के के प्रति प्रेम, ठीक है। और इसके अलावा इस अवस्था में बच्चे में लिंग के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। लिंग के प्रति ईर्ष्या का भाव क्या होता है कि लड़का लड़की से और लड़का लड़की से, ठीक है ना। मतलब आपस में जीलीसी की प्रवृत्ति आती है कि लड़का है और ये लड़की है, आपस में एक दूसरे के प्रति। तो लिंग ईर्ष्या का जन्म भी कहां पे होता है? लिंग प्रधान अवस्था में। बट ये नहीं पूछता है, आपको इतना याद रखना है, ओडिपस मातृ मनोग्रंथि लड़के का मां के प्रति प्रेम और इलेक्ट्रा पितृ मनोग्रंथि लड़की का पिता के प्रति प्रेम। बस ये आपको याद रखना है। ओके। टेस्ट सीरीज किसके लिए? टेस्ट सीरीज सभी के लिए। जिन्होंने कोर्स ले रखा उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है। उनके कोर्स में ही टेस्ट के वीडियो डलेंगे, उनके कोर्स में ही टेस्ट डलेंगे, टेस्ट फोल्डर में आप देख लीजिएगा। लिंग प्रधान अवस्था हो गया, आगे चलते हैं प्रयोग। चौथी अवस्था है अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था क्या है? ठीक है ना, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज क्या है? 6 से 12 वर्ष। अव्यक्त अवस्था में बस इतनी सी बात याद रखनी है कि इस अवस्था में बच्चा कोई भी प्रकार का काम व्यवहार नहीं करता है, किसी भी प्रकार का काम व्यवहार नहीं करेगा। उसको अपन कौन सी अवस्था बोलेंगे? अव्यक्त अवस्था बोलेंगे। काम व्यवहार करता है नहीं, सेक्सुअल बिहेवियर है ही नहीं, काम क्रियाएं निष्क्रिय हैं, सुसुप्त हैं, क्योंकि बाल्य अवस्था का समय यहां बच्चा काम व्यवहार नहीं करेगा। तो इतना याद रखना, अव्यक्त अवस्था लेटेंस स्टेज जहां बच्चा कोई भी काम व्यवहार नहीं करता है। और अंतिम अवस्था थी जनेंद्रिय अवस्था। जनेंद्रिय जेनिटियल स्टेज क्या है? जनेंद्रिय जेनिटियल क्या है? ये आ जाएगी आपकी 13 वर्ष या आगे जो भी है उससे लगातार आगे जो भी है चलेगी जनेंद्रिय अवस्था, ठीक है। तो जेनिटियल का मतलब क्या है? जेनिटियल या जनेंद्रिय अवस्था का मतलब है यहां बच्चे में समलिंगी प्रेम और विषमलिंगी प्रेम दोनों पाए जाते हैं। तो समलिंगी प्रेम और विषमलिंगी जो प्रेम है, ये जो स्थिति है, इसको अपन क्या बोलेंगे? जेनिटियल स्टेज बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जनेंद्रिय अवस्था में होता है। ये 5 अवस्थाएं बताई हैं। किसने बताई है? सिगमंड फ्राइड ने। सिद्धांत का नाम है मनोलैंगिक विकास। पहली अवस्था मुखावस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी लिंग प्रधान अवस्था, चौथी अव्यक्त अवस्था और पांचवी जनेंद्रिय जेनिटियल स्टेज, जहां समलिंगी प्रेम और विषमलिंगी प्रेम दोनों पाए जाते हैं। ये दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। इनको लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपका कोई प्रॉब्लम दूर कर सकता हूं। ओके, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास कंप्लीट है। 5 अवस्थाएं, 5 अवस्थाओं का मतलब, कार्यकाल और जो मुख्य विशेषता मैंने बताई है ये आपके जहन में होनी चाहिए। पहली अवस्था मुख्य माध्यम से क्रिया, दूसरी के अंतर्गत मलमूत्र क्रियाओं में आनंद लेना, धारणात्मक आक्रामक शब्द याद रखिएगा। तीसरा लिंग प्रधान अवस्था ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है, और चौथी अव्यक्त अवस्था में कोई काम क्रिया नहीं करेगा, बस इतनी सी याद रखनी है, अव्यक्त रहती है। और जनेंद्रिय अवस्था में समलिंगी और विषमलिंगी प्रेम, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब अपन वापस चलते हैं वहां पे। ये फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो मैंने अभी आपको समझाया है।
अब है बांडुरा का सामाजिक सिद्धांत। बांडुरा के सामाजिक सिद्धांत की अपन बात कर रहे हैं, तो बांडुरा का जो सामाजिक सिद्धांत है, बांडुरा के सामाजिक सिद्धांत में इतना ही याद रखना है कि ये कहता है कि किशोर अवस्था का जो बच्चा है वो दूसरों के प्रेक्षण से, यानी दूसरों को देखकर ज्यादा सीखता है। ठीक है ना, दूसरों को देखकर उसका सीखना ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसमें इतना याद रखना है कि बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है किशोर अवस्था का, इसमें इसने प्रेक्षण महत्वपूर्ण माना है। किसने माना है? प्रेक्षेपण। हाँ जी शशि जी, अव्यक्त अवस्था में निष्क्रिय रहता है, कोई काम क्रिया नहीं करेगा बच्चा, लेटेंट रहता है। ओके ठीक है, तो प्रेक्षण का मतलब क्या हो गया? दूसरों को देखकर, यानी दूसरों का प्रभाव पड़ता है, ये लेटेंट स्टेज है। बांडुरा ने अपने सिद्धांत में ये कहा है कि किशोर अवस्था का बच्चा दूसरों से ज्यादा प्रभावित होता है। तो प्रेक्षण, ये मैंने अधिगम में भी समझा दिया था, यहां ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अवलोकन या प्रेक्षण एक ही बात है, अवलोकन से प्रेक्षण एक ही बात है। आगे देखिए, चौथा सिद्धांत इन्होंने क्या दिया है? इरिक्शन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ये मैं सोशल डेवलपमेंट जब पढ़ाऊंगा, सामाजिक विकास जब पढ़ाऊंगा, मैं वहां चर्चा करूंगा कंप्लीटली। इरिक्शन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है और इसने 8 अवस्थाएं बताई थी, और इसमें एक अवस्था ऐसी है जो किशोर अवस्था से बिलोंग करती है, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की अवस्था। ठीक है ना, तो अपनी आइडेंटिटी और को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो 5 अवस्था इसने बताई थी। विश्वास, अविश्वास, स्वतंत्रता, संदेह, पहल, अपराध, परिश्रमहीनता, पहचान, भूमिका, मित्रता, अलगाव, सृजनात्मकता, निष्क्रियता और ईमानदारी पर संपूर्णता बनाम ईमानदारी बनाम संपूर्णता या संपूर्णता बनाम हताशा, निराशा की अवस्था। ये 8 अवस्थाएं इसने बताई थी। मैं सोशल डेवलपमेंट जब पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। यहां आपको इतना याद रखना है कि इरिक्शन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किशोर अवस्था का सिद्धांत है। समग्र बुक में सब है। समग्र बुक ऐसी किताब है, समग्र मनोविज्ञान, चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रेट, सीटेट, कोई भी तैयारी करें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को पढ़ना है, इससे बेस्ट कोई बुक नहीं। और 5वां सिद्धांत है रुथ बेंटिक्ट और मार्गरेट मीड का। ये जो टेस्ट मैंने आपका लिया था कल, उस टेस्ट में जो प्रश्न पूछा था वो यहां से पूछा था। रुथ बेंटिक्ट और मार्गरेट मीड ने मानव शास्त्रीय सिद्धांत दिया है। कौन सिद्धांत दिया है? मानव शास्त्रीय सिद्धांत दिया है। और मानव शास्त्रीय सिद्धांत का मतलब होता है जो ये मानता है कि किशोर अवस्था में जो बच्चे में आक्रामकता उत्पन्न होती है वो सांस्कृतिक कारणों से होती है। किससे होती है? सांस्कृतिक मानकों की वजह से होती है, सांस्कृतिक कारणों से होती है। तो सांस्कृतिक कारकों को जो सबसे महत्वपूर्ण मानता है वो सिद्धांत कहलाता है मानव शास्त्रीय सिद्धांत। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है और बहुत कम किताबों में इसका उल्लेख मिलता है। ये आरपीसी स्कूल लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है कि किशोर अवस्था में जो बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है या जो भी व्यवहार करता है उसके पीछे सांस्कृतिक मानक इंपॉर्टेंट है। ये किसने माना है? तो ये रुथ बेंटिक्ट और मार्गरेट मीड ने एक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत का नाम क्या था? मानव शास्त्रीय सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मानव शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है? रुथ बेंटिक्ट और मार्गरेट मीड ने दिया है। और ये क्या मानता है कि किशोर अवस्था में जो भी आक्रामक व्यवहार होता है, किशोर अवस्था में जो भी आक्रामक व्यवहार या अन्य व्यवहार होता है उसके पीछे सांस्कृतिक मानक या सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है लाइन, लिख लेना है लाइन। यह सिद्धांत, मानव शास्त्रीय सिद्धांत, यह मानता है कि किशोर अवस्था में, यह सिद्धांत यह मानता है कि किशोर अवस्था में जो भी आक्रामक या अन्य व्यवहार होता है, किशोर अवस्था में जो भी आक्रामक या अन्य व्यवहार होता है उसके पीछे, जो भी आक्रामक व्यवहार या अन्य व्यवहार होता है उसके पीछे सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं। ये सिद्धांत कौन सा कहलाता है? मानव शास्त्रीय सिद्धांत। याद रखना, ये सिद्धांत कौन सा कहलाता है? मानव शास्त्रीय सिद्धांत। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, हो गए 5 सिद्धांत। सिंपली मैंने 5 सिद्धांत समझाए किशोर अवस्था के। कौन कौन से समझाए हैं मैंने बता दिए आपको। 5 सिद्धांत में पहला आकस्मिक विकास है, स्टेनले हॉल 1904 में दिया। फ्राइड मनोलैंगिक विकास पूरा समझा दिया मैंने। बांडुरा सामाजिक, इरिक्शन मनोसामाजिक, हम सामाजिक विकास में पढ़ेंगे। और 5वां रुथ बेंटिक्ट मार्गरेट मीड का मानव शास्त्र सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए, अब पढ़ेंगे अपन किशोर अवस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। किशोर अवस्था में हमारे सामने किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं।
किशोर अवस्था पूरी ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज हमें ढंग से देखनी पड़ेगी। टाइम जरूर लग रहा है, इतना टाइम तो मेरे को ऑफलाइन में भी नहीं लगता जितना मैं आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जितना अपने को समय लग रहा है। पहली समस्या क्या आती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेक्चर वाले बच्चों को एक एक चीज देखनी है, चाहे आप सेकंड ग्रेड और एट को, उनको भी सब चीजें देखनी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहली जो प्रॉब्लम्स आती है किशोर अवस्था में, हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो पहली प्रॉब्लम्स आती है शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, ठीक है। और शारीरिक परिवर्तनों की समस्या का मतलब क्या है कि यहां जितने भी चेंजेस होते हैं वो फिजिकली यहां अचानक से होते हैं और बच्चा डर जाता है। जैसे मान लीजिए शौपन दोष की पर लड़कियों में मासिक पीरियड वाली प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब अचानक से होती हैं, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि अरे हो क्या रहा है फिजिकली, ठीक है ना। तो अचानक से सब चेंजेज होते हैं, अचानक से परिवर्तन होते हैं, अचानक से आप में लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं, तो इसलिए बच्चा बड़ा टेंशन में रहता है। तो शारीरिक परिवर्तन उसके लिए एक प्रॉब्लम का करते हैं एक प्रकार से, ठीक है ना, प्रॉब्लम का करते हैं। रेशम जी आगे से लाल, अभी तो इस किशोर अवस्था तक लाल लाल जो है आगे नहीं आएंगे पीपीटी में, आगे आगे पीपीटी कम भी इस्तेमाल होंगी, जहां होंगी वहां लाल नहीं आएगा। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना, फिजिकल चेंजेस का सामना किशोर अवस्था में करना पड़ता है। हेडलाइन ये है, किशोर अवस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेज, ठीक है, एडोलेसेंस। तो शारीरिक परिवर्तन की समस्या, पहली समस्या आपको याद रखना, कॉल्सनिक ने इसको इंपॉर्टेंट माना था। सर ये कमेंट्स बहुत छोटा नहीं हो सकता है क्या? इसका तो पता नहीं है, पूछना पड़ेगा, ध्यान जाता है ना कमेंट्स पे, और कई बच्चे तो फालतू के कमेंट्स करते हैं, अनावश्यक कमेंट करते हैं, कोई मतलब ही को नहीं। पर्सनल प्रॉब्लम भी क्लास के दौरान पूछ लें, सर पर्सनल प्रॉब्लम है, भूख कौन लाग रही, नींद को नहीं आ रही, वह भी बता दो, हर चीज हो रही है। डॉक्टर फीस लेते हैं 500 रुपए, थे 500, 1000 रुपए, 1200 रुपए में पूरा कोर्स लेकर थे, सब समस्या को समाधान देर सिंह सरू चाहो हो कहें, बताओ नींद नहीं आओ तो क्या करना, बताओ माँ हूं क्या सांसुलान के लिए, अभी कोई प्रॉब्लम है। दूसरी है मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या, और एक मेरिट वेट कुछ मत पूछा करो लाइव क्लासेस में, मतलब टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक में डूब के पढ़ना है, टॉपिक रिलेटेड चीजें पूछो। अब अनाउंस चीजें पूछते रहते हो, अब वो बच्चा जो बेचारा सीरियस बच्चा होता है वो टेंशन में जाता है, यार कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ रहे, कोई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई करे मेरे और गठे हो रहे हैं, कोई कहते मेरे आप प्रॉब्लम आ रही है, यार ये प्रॉब्लम आप क्लास के दौरान क्यों पूछते हो, पर्सनली बात करो ना मेरे से। मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या, अब देखिए जिज्ञासा प्रॉब्लम कैसे बना, जबकि जिज्ञासा को तो हमने शारीरिक शिशु अवस्था बाल्यावस्था में विशेषता में पढ़ा है, लेकिन यहां मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूं जिज्ञासा को, क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चा प्रश्न पूछ नहीं पाता, उसे लगता है कि मैं किसी से पूछूंगा तो कोई मेरे बारे में सोचेगा यार इसको यही नहीं आता। शिशु बाल्यावस्था बच्चा तो नहीं सोचेगा, लेकिन किशोर अवस्था बच्चा सोचता है कि यदि मैं पूछ लूंगा तो अगला मेरे बारे में ये सोचेगा, तो उसके लिए जिज्ञासा एक प्रॉब्लम बन जाती है। सवेंगों की अस्थिरता की समस्या, ये प्रॉब्लम है, इमोशनली वो इतना अनस्टेबल होता है, इतना अस्थिर होता है, छोटी सी बात पे खुश हो जाएगा, छोटी सी बात पे दुखी हो जाएगा, आज उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, इस बात को लेकर सवेंगे अस्थिर हो जाएंगे, यार हद होती है, नहीं ध्यान गया अगले का, क्या प्रॉब्लम होगी, इस बात को लेकर सवेंगे इमोशन से इस तरह, आज पापा ने मेरी तरफ ऐसे कैसे देखा, इस बात को लेकर सवेंगे स्थिर हो सकते हैं। आज मुझे पापा ने ये नहीं पूछा कि बेटा कितने बजे आए थे, अरे यार इस बात को लेकर इमोशनल अस्थिर हो गए, छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशंस अस्थिर हो जाते हैं। आज सर मेरी क्लास में मेरी तरफ बार बार देखे मुस्कुरा रहे थे, क्या चक्कर है यार, मुस्कुरा दिए बेचारे, क्या हो गया इसमें, इसको लेकर सवेंगे स्थिर हो जाते हैं, बताओ। छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चा इमोशनली अनस्टेबल होता है किशोर अवस्था में। तो सवेंगों की अस्थिरता की समस्या, ठीक है ना, ये सब समस्या समझ में आ गई ना, 4 समस्या की बात की, हर समस्या याद रखनी है, ये सब दिमाग में रहनी चाहिए। फिजिकल चेंजेस की समस्या है यहाँ पे किशोर अवस्था में, मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या है क्योंकि पर्सन पूछ नहीं पाता है, सवेंगों की अस्थिरता की समस्या है, सबसे अधिक सवेंग अस्थिर होते हैं, ठीक है, महत्वाकांक्षा की समस्या है। अब यह भी समस्या है, मनप्रीत जी को और करेंगे सर मेरे नाम कौन लियो थे, बोलो अब एक प्रॉब्लम है, एक किशोरावस्था का लक्षण हो मनप्रीत जी, नाम में क्या रखा है, मैं तो चाहता हूं कि आपका नाम मैं उस दिन लूं जिस दिन क्या हो, आप और हम मिलें, कहां पे, एक प्रोग्राम में, प्रोग्राम किसका, धीर सिंह सर का, सफलतम लोगों की सूची में, उस दिन मनप्रीत जी आप आए और मैं आपको पेन दूं और उसमें मैं नाम लूं आपका, उस दिन मजा आएगा। क्या बातें करते हो। महत्वाकांक्षा की प्रॉब्लम, इमोशन एस्पायरेशंस इतनी ज्यादा होती है, बच्चे में चाहता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी हासिल कर लूं, एक साथ बहुत सारी चीजें चाहता है,
बड़े बड़े लंबे ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं उसके, तो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, वो तय नहीं कर पाता है क्या करूं क्या नहीं करूं। तो महत्वाकांक्षा की भी समस्या है। आगे देखिए अगली प्रॉब्लम्स। अपराध प्रवृत्ति, अपराध का मतलब डेलिक्वेंसी, अपराध प्रवृत्ति। किशोर अवस्था में बच्चे में अपराध प्रवृत्ति की बड़ी समस्या होती है, और वेलेंटाइन ने इस पे बहुत बल दिया है। आगे विशेषता में भी अपन चर्चा करेंगे। वेलेंटाइन ने इस पे बहुत बल दिया है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इसने क्या समय बोल दिया? इसने नाजुक समय बोल दिया कि सबसे नाजुक समय है, सबसे ज्यादा अपराधी बनने के चांसेस हो जाएंगे किशोर अवस्था में। छोटी सी बात को लेकर किसी का हत्या कर सकता है, छोटी सी बात को लेकर किसी को थप्पड़ मार सकता है, घर छोड़ के भाग सकता है। तो यहां बच्चा सबसे अधिक आपराधिक कार्य जो होते हैं बच्चे के, वो किशोर अवस्था में होते हैं। इसलिए वेलेंटाइन ने इसको किशोर अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय बोला था। क्या बोला था? अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। किसने बोला है? वेलेंटाइन। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे आगे विशेषता में चर्चा करूंगा, आगे विशेषता में आएगा, छोड़ देना। वेलेंटाइन ने इसको कहा था कि अपराध प्रवृत्ति विकास का नाजुक समय। सबसे अधिक किशोर अवस्था में अपराध होते हैं, याद रखना, सबसे अधिक गंदे अपराध यही होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। मानसिक द्वंद्व की समस्या, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं वहां जाऊं कि मैं यहां आऊं, मैं इसकी मानूं कि उसकी मानूं। तो मानसिक द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहता है किशोर अवस्था में। सामाजिक दबाव की समस्या, इच्छा होती है कि समाज के खिलाफ विद्रोह कर दूं, लेकिन दबाव भी प्रेशर करते हैं, यदि मैं चला गया तो ऐसा हो जाएगा, मैंने ये कर लिया तो ऐसे हो जाएगा। तो प्रेशर, सोशल प्रेशर भी होता है, मानना भी चाहता है, नहीं भी मानना चाहता है। तो दबाव, सामाजिक दबाव उसके सामने एक प्रॉब्लम के रूप में होता है। क्यों बनाया समाज? हर बात के ऊपर वो दलीलें देगा, मैं नहीं मानता समाज को, लेकिन लास्ट में मानना पड़ता है। क्योंकि कहीं भी प्रेम विवाह करता है तो वो समाज प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम है समाज, दबाव के रूप में। मादक द्रव्य की समस्या, मादक द्रव्य का मतलब समझ रहे हैं? नशा। बच्चा यहां नशे की ओर आकर्षित होता है। वो जब देखता है कि कोई व्यक्ति है और वो सिगरेट पी रहा है और नाक से धुआं निकाल रहा है, तो उसके मन में आता है, यार कितना मजा आ रहा होगा ना कि इसके नाक से धुआं निकाल रहा है। तो वो सोचता है, यार एक बार तो मैं भी कोशिश करूं कि कम से कम एक बार तो धुआं निकालूं, चाहे किधर से भी निकले, लेकिन निकले तो सही। अभी धुआं निकालने के चक्कर में टाबर एक बार नशा के ट्राई जरूर करे। इसलिए हमने एक सर्वे किया था एमएड के दौरान, वहां हमने देखा कि जो किशोर अवस्था के बच्चे जो बाहर गए हैं, चाहे वो आईआईटी पीएमटी कोचिंग करने गए, उनमें नशे की प्रवृत्ति ज्यादा पाई गई है। क्योंकि यहां बच्चा कहीं ना कहीं आकर्षित होता है उन चीजों से कि यार ये पैक लगाने के बाद लहरा रहा है, सीधी इंग्लिश बोल रहा है, दिन में हिंदी नहीं बोलता, रात को इंग्लिश बोलता है। उसे लगता है यार एक बार तो अपन भी लगाए ना था कि देखे तो सही, इंग्लिश आती है कि मारवाड़ी आती है, कौन सी आती है। तो एक वो होता है, क्रीज होता है इन चीजों का, और इसलिए वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो मादक द्रव्य की समस्या। अपचार की समस्या, अपचार समझते हैं? अपचार मतलब वो ऐसा कोई कार्य करेगा, जैसे भाग गया, अकेला भाग गया, किसी को साथ लेके भाग गया, कुछ भी ऐसा कर दिया, घर छोड़ दिया, ठीक है ना? तो ये सब अपचार हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, ये अपचार है। चोरी भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, भाग भी सकता है, तो ये सब अपचार में आएंगे। तो यहां अपचार की प्रॉब्लम आती है बच्चे के सामने, मिसकंडक्ट बिहेवियर बोल सकता है। आहार विकार की समस्या, ये इंपॉर्टेंट है। ये वैसे मैंने मानसिक स्वास्थ्य, जो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक आता है, बाकी का नहीं आता, वहां भी मैंने समझाया था इसको, यहां दोबारा देख सकते हैं। आहार विकार की समस्या। आहार विकार का मतलब क्या है? यहां दो चीजें हैं, एलोक्सा नर्वोसा और बुलिमिया। ये दो मुख्य समस्या आती हैं आहार विकार में किशोर अवस्था में। एलोक्सा नर्वोसा समझ रहे हैं? डेविड अल्काइन ने इस शब्द का प्रयोग किया था, विलियम गल ने किया था। खैर, तो डेविड अल्काइन ने इनका वर्गीकरण किया था स्पेशली। तो एलोक्सा नर्वोसा क्या होता है कि अपने आप को पतला बनाए रखने के लिए भूखे रहना। जो किशोर अवस्था में लड़कियां होती हैं, लड़कियां, उनमें स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है कि अपने आप को पतला दिखाए रखने के लिए वो कुछ भी नहीं खाती हैं, भूखी रहती हैं। ऐसा लगता है कि कहीं हवा का झोंका आएगा, गिर जाएगी, लेकिन फिर भी रोटी कौन खावे, पूरे दिन पानी पी वो करें, ऐसी बातें करती हैं। नहीं नहीं, ये तो तेली चीज है, मैं खाऊंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो पतली पतली कमर की लड़कियां हैं बेचारी, अपने कमर फिगर को मेंटेन करने के चक्कर में कुछ भी नहीं खाती हैं, तो ये भूखे रहने की प्रवृत्ति है। और ऐसी लड़कियां फिर टेंशन में रहती हैं, इनके स्विंग भी अस्थिर होने लग जाते हैं।
तो एलोक्शन एलोक्शन नर्वोसा का मतलब क्या है? क्षुद्रा भाव, मतलब कि एक प्रकार से अपने आप को भूखा रखना या भूखा रहना, ठीक है। योग करना, व्यायाम करना पूरे दिन, ठीक है, मतलब हर चीजें, हर कोई सी चीजें नहीं खाना, ठीक है, बहुत कम खाना, ये एलोक्सा नर्वोसा है। तो अपने आप को पतला बनाए रखने के लिए भूखे रहने की प्रवृत्ति को अपन क्या बोलते हैं? एलोक्सा नर्वोसा। और जो बुलिमिया है, बुलिमिया का मतलब होता है अत्यधिक भोजन ग्रहण करना। ये तो करते हैं, बुलिमिया में भोजन ग्रहण तो करता है बच्चा, लेकिन बाद में ग्रहण करने के बाद उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। एलोक्सा नर्वोसा में तो भोजन ग्रहण ही नहीं करेगा, खाएगा ही नहीं, बहुत कम खाएगा। और बुलिमिया में क्या करता है? आदमी खा तो लेता है, लड़की खा तो लेती है, बाद में उसको टेंशन होती है, अरे यार मैंने इतना खा लिया, अभी क्या होगा, ये तो मेरा पूरा फिगर वगैरह खराब हो जाएगा। फिर वो उल्टियां कर करके निकालती हैं। इसको पर्जिंग बुलिमिया बोलते हैं। एक होता है नॉन पर्जिंग बुलिमिया, जिसमें योग करती हैं, साइकिलिंग करते हैं, भागते हैं। तो ये बुलिमिया में खा के बाहर निकालना या योग करके दौड़ के कम करना वजन को। और एलोक्सा नर्वोसा में क्या होता है? खाना ही नहीं या बहुत कम मात्रा में खाना। तो ये दोनों विकार किशोर अवस्था में बच्चे में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एलोक्सा नर्वोसा कम भोजन या बहुत कम खाना। और बुलिमिया में क्या होता है? अत्यधिक भोजन ग्रहण करना, ये बुलिमिया है। स्पेशली लड़कियों में होता है, स्पेशली लड़कियों में पाए जाता है दोनों। और एक बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, लेकिन वो किशोर अवस्था में स्पेशली नहीं होता, वो बाद में भी हो सकता है। किशोर अवस्था की दो ही मुख्य दोष हैं, एलोक्सा नर्वोसा और बुलिमिया। बुलिमिया में अत्यधिक भोजन ग्रहण करना और बाद में उसको बाहर निकालना, ठीक है ना। वो उल्टी के माध्यम से निकाल दो, वो योग व्यायाम के माध्यम से निकाल दो, ठीक है। दोनों तरीके होते हैं, पर्जिंग बुलिमिया, नॉन पर्जिंग बुलिमिया। और एलोक्सा नर्वोसा में क्या होता है? अपने आप को पतला बनाए रखने के लिए बहुत कम भोजन ग्रहण करना। हाँ, तो धूल सिंह जी मीना जो आप बोल रहे हैं ना, ये लड़का जो है वो पर्जिंग बुलिमिया है। उसमें कौन सा बुलिमिया है? जो उल्टी करके निकालता नहीं, ये पर्जिंग बुलिमिया है, कि उल्टी कर देगा। और नॉन पर्जिंग बुलिमिया का मतलब होता है जो उल्टी नहीं करेगा, वो योग और व्यायाम करके अपने मोटापे को कम करेगा। पहले तो गिट लिए टेस्ट के चक्कर में, फिर मैंने उल्टी करके निकाल दी। और नॉन पर्जिंग बुलिमिया में होता है कि जब वो योग व्यायाम दो दौड़ करके उसको सेटल करता है, मामले को सेट हो जाता है घंटे 2 घंटे में। हाँ, एलोक्सा नर्वोसा में होता है कि अत्यधिक भोजन ग्रहण करना ही नहीं, बहुत कम ग्रहण करना। तो ये किशोर अवस्था की समस्याएं थी। और एक समस्या और भी लिख सकते हैं, समायोजन की समस्या, प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। वैसे विशेषता में आ जाएगा समायोजन, फिर भी प्रॉब्लम होती है, समायोजन की समस्या भी एक प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ की मुख्य प्रॉब्लम्स हैं। अब अपन थोड़ा सा विशेषताओं की चर्चा करेंगे। आपने बोला है कि लेवल लड़की में, स्पेशली लड़कियों में होती है। रंजू जी मेहरिया, स्पेशली लड़कियों का जिक्र आता है यहाँ पे, स्पेशली लड़कियों में पाई जाती है, लड़कों में कम पाई जाती है, बहुत कम, मुख्य रूप से लड़कियों में। विशेषताएं, किशोर अवस्था की विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हल्की से विशेषताएं, कुछ नहीं ज्यादा। अधिकतम शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट किशोर अवस्था में अधिकतम होता है, याद रखना। अब देखो, याद करने में जोर नहीं आएगा। शेष अवस्था में शारीरिक विकास की गति तेज थी, मानसिक विकास की गति तेज थी। बाल्यावस्था में जब हमने पढ़ा तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ गई। और किशोर अवस्था में जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगी? अत्यधिक, अधिकतम। आपका जितना शारीरिक होना है और जितना मानसिक होना है, दोनों अधिकतम हो जाएंगे, याद रखना। यानी मैक्सिमम सीमा जो है वो किशोर अवस्था है। आप इस अर्थ को इस समझना, शेष अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास की स्पीड बहुत तेज है, बाल्यावस्था में स्टेबिलिटी है, और किशोर अवस्था में क्या है? अधिकतम, मैक्सिमम। आपका जितना होना है उतना शारीरिक और मानसिक विकास कौन सी अवस्था में हो जाएगा? तो किशोर अवस्था में अधिकतम हो जाएगा। ये दोनों विशेषताएं आप इस रूप में समझिएगा। समझ में आ रहा है ना? अधिकतम, जितना होना है उतना अधिकतम हो जाएगा, इसके बाद आपका नहीं होना है फिजिकल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट 14 से 16 वर्ष में, जब मैं मानसिक विकास अलग से अपन पढ़ेंगे, ये विशेषताएं एक बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये लगेगा कि जब मैं शारीरिक मानसिक विकास, जब अपन अगली क्लास शुरू करेंगे किशोरावस्था होने के बाद, तो आपको लगेगा कि सर ये चीजें दोबारा आ रही हैं, मतलब आपकी तीनों अवस्थाएं दोबारा से मैं करवाऊंगा विकास के पहलुओं के संदर्भ में, ठीक है ना। तो बड़े तरीके से और तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो अधिकतम शारीरिक और अधिकतम मानसिक विकास दोनों कौन सी अवस्था में होते हैं? किशोर अवस्था में अधिकतम हो जाएंगे, शारीरिक भी और मानसिक भी, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
फिर अगली विशेषता है, पहली तो शारीरिक और मानसिक विकास का दिखता होगी, दूसरी विशेषता है तीसरी विशेषता दिवास्वप्न की प्रवृत्ति। इंपोर्टेंट है, सब इंपोर्टेंट है, स्कूल लेक्चर वाले हो चाहे कोई से बच्चे हो। दिवास्वप्न का मतलब डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखता है बच्चा, हसीन सपने, मुंगेर लाल के हसीन सपने, मैं ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे होगा, उनसे मुलाकात होगी, मैं पेपर दूंगा, मैं बन जाऊंगा, मतलब फालतू चीजें सोचता रहता है कुछ नहीं बट सोचता उनके बारे में बहुत है। तो दिवास्वप्न की प्रवृत्ति यहां बच्चे में पाई, डे ड्रीमिंग। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, इसको वेलेंटाइन ने स्पेशली बताया था कि वेलेंटाइन कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पर्सनल फ्रेंडशिप, यहां पे पर्सनल घनिष्ठ, समझ रहे हो, जो अजीज दोस्त, साथ जीने और साथ मरने की जो बच्चा कसमें खाता है वो यहीं पे खाता है। तो यहां जो दोस्त होते हैं ना बहुत क्लोज होते हैं, जिनके साथ बहुत बड़े भावनात्मक रूप से बच्चा जुड़ जाता है। तो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता यहीं पे बनती है। संवेगात्मक विकास की प्रबलता, वही चीज है, वही विशेषताएं रिपीट हो रही है। संवेग सबसे अधिक अस्थिर यहीं पे होते हैं, बच्चा भावुक सबसे अधिक यहीं पे होता है, छोटी सी बात पे सुसाइड भी यहीं पे करता है। तो संवेगात्मक रूप से बच्चा बहुत अस्थिर होता है। समायोजन का अभाव, ये मैंने टेस्ट में पूछा था, ये प्रश्न आए हुए हैं सबके सब, टेस्ट में प्रश्न पूछे गए थे सबके सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहां लेक ऑफ एडजस्टमेंट है, बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो कुछ चीजें उसके महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं, घर वाले अलग व्यवहार करते हैं, स्कूल में अलग बिहेवियर होता है, तो एडजस्टमेंट करने में उसके सामने प्रॉब्लम होती है, समायोजन नहीं कर पाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता, संवेगात्मक रूप से बच्चा बहुत प्रबल होता है, भावुक होता है, सुसाइड सबसे अधिक किशोरावस्था में करेगा, एडजस्टमेंट बच्चा नहीं कर पाता है। अस्थिर का मतलब क्या है? अस्थिर का मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिरता, अस्थिरता कहां होती है? संवेगात्मक रूप से मतलब कभी बच्चा भावुक बन जाता है, कभी बहुत गुस्सा कर रहा है, कभी बड़ा शांत बैठा है, ये अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी है। समायोजन के भाव के बाद देखेंगे आप वीर पूजा। ये वीर पूजा क्या है, नायक पूजा क्या है? वीर पूजा का मतलब होता है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप क्या है? हीरो वर्शिप का मतलब आप समझते हैं कि एक आइडियल बनाएगा किसी ने किसी को, क्या बनाएगा? किसी को आइडियल बनाएगा। जैसे मान लीजिए आप मुझे आइडियल बना लेते हो, तो मैं जो बिहेवियर कर रहा हूं उसकी आप हर चीज को फॉलो करोगे। आप फिल्म एक्टर को बना सकते हो, फिल्म एक्ट्रेस को बना सकते हो, किसी राजनेता को बना सकते हो, धार्मिक को बना सकते हो। तो हीरो पूजा, नायक पूजा, वीर पूजा, हीरो वर्शिप, मतलब उसको आइडियल मानना, उसकी हर चीज को फॉलो करना, ये वीर पूजा, नायक पूजा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नायक पूजा, हीरो वर्शिप क्या है? आया हुआ प्रश्न है। समायोजन का भाव, आया हुआ प्रश्न है। चिंताओं में वृद्धि, टेंशन शब्द की शुरुआत हो जाती है यहां पे, छोटी बातों को लेकर टेंशन, सुंदर नहीं हूं टेंशन, पढ़ाई में मन नहीं लगता टेंशन, शादी होगी कि नहीं होगी टेंशन, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी टेंशन। तो स्पेशली टेंशन जो है वो किशोर अवस्था में शुरू होती है। तो यहां टेंशन सुंदरता को लेकर, अध्ययन को लेकर, शादी को लेकर और भविष्य को लेकर किशोर अवस्था का बच्चा टेंशन में रहता है। आगे देखिए, चिंताओं में वृद्धि के बाद रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में परिवर्तन का मतलब क्या है कि किशोर अवस्था में बच्चे की जो रुचियां हैं वो बदलती हैं, कभी तो किसी में है, कभी किसी में है, कभी किसी में है, कभी पढ़ने में, कभी टीवी देखने में, कभी खेलने में, रुचियां बदलती हैं, ठीक है। तो रुचियों में यहां अस्थिरता पाई जाती है किशोर अवस्था में। इसलिए स्ट्रेंग ने एक स्टेटमेंट दिया है, स्ट्रेंग कहता है कि 15 वर्ष तक रुचियां बदलती हैं, उसके बाद स्थिर हो जाती हैं। स्टेटमेंट स्कूल लेक्चर वाले बच्चे जरूर देख सकते हैं इसको, बाकी छोड़ देना। स्ट्रिंग क्या कहता है? स्ट्रिंग ने क्या कहा? स्ट्रिंग कहता है कि 15 वर्ष तक रुचियां जो है वो बदलती हैं, तो रुचियों में परिवर्तन होगा। 15 वर्ष तक तो रुचियां क्या होती हैं? बदलती रहती हैं, कभी यहां तो कभी वहां। और जैसे ही 15 वर्ष होता है उसके बाद उसकी रुचियां स्टेबल हो जाएंगी, यानी जिन चीजों में होनी है वहीं पे उसकी रुचि बन जाती है। तो रुचियों में बदलाव आता है। समाज सेवा की भावना इंपॉर्टेंट है। सोशल सर्विस, समाज सेवा की बहुत ज्यादा प्रबलता होती है, नेता बनने की इच्छा होती है, दूसरों की मदद करने की इच्छा होती है। इसलिए रोस ने इसको समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण काल कहा था। किशोर अवस्था में बच्चा समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसमें दे रखा नहीं दे रखा मैं देख लेता हूं, वरना इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट है। समाज सेवा की भावना, जेएस रोस, हाँ ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, इसको नोट डाल लेना, इंपॉर्टेंट है। जेएस रोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण तथा पोषण करता है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण तथा क्या करता है, पोषण करता है। किसने कहा है? जयस रोश ने। सर 5 नंबर पॉइंट कौन सा था? लिख के बताओ 5 नंबर पॉइंट कौन सा, नीचे ऊपर से नहीं होगा यार। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण तथा पोषण करता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टार दे लीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसको याद रखिएगा। समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण तथा पोषण करता है। 5वां सवेंग वाला, ठीक है। सवेंगों का मतलब है सवेंगों की प्रबलता पाई जाती है, ठीक है ना। यानी यहां सवेंग बहुत व्यापक मात्रा में पाए जाते हैं और किशोर अवस्था का बच्चा सवेंगों के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। जैसा उसको सवेंग कहेंगे वैसा ही करेगा। सवेंग जैसे क्रोध का उत्पन्न हो गया तो वहां वो कुछ भी कर जाएगा। सवेंग जब खुशी का उत्पन्न हो गया तो ऐसा लगेगा कि बस आसमान के तारों तो कुछ तोड़ लाया हूं, ठीक है ना। तो छोटी सी बात पे खुश हो जाना, छोटी सी बात पे दुखी हो जाना, ये होती है सवेंगों की प्रबलता, ठीक है ना। छोटी सी बात पे खुशी और छोटी सी बात पे दुख होना सवेंगों की प्रबलता। जेएस रोस का स्टेटमेंट याद रखना। फिर है समूह के प्रति भक्ति। समूह के प्रति भक्ति, यहां किशोर अवस्था पे सबसे अधिक यदि किसी का प्रभाव पड़ता है तो किसका पड़ता है? समूह का। याद रखना है, प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे, किशोर अवस्था पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? मम्मी पापा का, टीचर का, ठीक है, विद्यालय का। तो आपको उत्तर करना है ग्रुप का। जिस ग्रुप में रहेगा, ग्रुप जैसा कहेगा वैसा ही बच्चा करता है। तो समूह का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। स्कूल लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, मतलब एक चाहता है कि मेरी एक स्थिति हो, ग्रुप में मेरा एक महत्व हो, इंपॉर्टेंस हो मेरी, ठीक है ना। वो हर जगह, चाहे घर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे अपने दोस्तों की बात हो, हर जगह ये चाहता है कि मेरा एक रोल अलग होना चाहिए, सब लोग मुझे वेटेज दें, सब मेरी बात को माने। यह है स्थिति और महत्व की अभिलाषा। रोष वाला कथन समझाइए। रोष वाला कथन क्या समझाना, उसमें इतना लिखा है इसने कि किशोर अवस्था में बच्चा समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, ठीक है। और वो मदद करने के लिए उन चीजों को वो ऐसा व्यवहार भी करता है, मतलब उसका पोषण भी करता है। तो आदर्श भी बनाएगा कि मुझे ऐसा बनना है समाज में, और उसको बनाने के लिए वैसा व्यवहार भी करेगा। बस ये स्टेटमेंट। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए नीतू जी रिकॉर्ड वीडियो काफी हैं। वैसे लाइव क्लासेस देखेंगे तो और बेटर है, बाकी रिकॉर्डेड शॉर्ट एंड स्वीट है, रिकॉर्ड वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट। अभिलाषा क्या है? अभिलाषा आपकी इच्छाएं हैं, एस्पायरेशंस, आपकी आकांक्षाएं हैं, मुझे ऐसा करना है, अभिलाषा है आपकी। स्थिति और महत्व की अभिलाषा होगी। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता विद्रोह की भावना आया हुआ प्रसंग भी है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना क्या है? स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना यह है कि बच्चा, आप ये कहोगे कि वहां नहीं जाना, उससे नहीं मिलना, वो नहीं मानेगा। वो एक फ्रीडम रहना चाहता है, और यदि आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगाओगे तो उन प्रतिबंधों को तोड़ देगा साहब, विद्रोह कर देगा, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना पे एक स्टेटमेंट है, वो भी लिखना, आप लिख लेना। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना पे 2014 में स्कूल लेक्चर में आया हुआ है। कॉलसैनिक एक व्यक्ति है। कौन है कॉलसैनिक? कौन है कॉलसैनिक? इन्होंने कहा था कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर प्रौढ़ों को क्या समझता है? मार्ग में बाधा समझता है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। स्वतंत्रता विद्रोह की भावना, कॉलसैनिक ने लिखा था कि किशोर जो है वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। मतलब प्रौढ़ जो बूढ़िया होना, मैं बूढ़िया पर प्रतिबंध लगाऊं, और प्रतिबंध लगाऊं तो भी क्या बात सेट को नहीं हो, इसलिए उनको तोड़ देना चाहता है, ठीक है ना। तो फ्रीडम की उसके अंदर बड़ी इच्छा होती है कि मैं फ्रीडम रहूं, मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो, ठीक है। और यदि आप उसको नहीं रहने दोगे तो वो क्या कर देगा? विप्लव करेगा, विद्रोह करेगा, ठीक है ना, क्रांति करेगा वो। फ्रैंक ने विद्रोही कहा है। हाँ, फ्रैंक ने, आसिम अली जी, फ्रैंक ने इसको विद्रोही कहा था, निश्चित रूप से एकदम सही है। फ्रैंक ने किशोर अवस्था के बच्चे को विद्रोही कहा था, और कॉलसैनिक ने कहा कि किशोर अवस्था में बच्चा अपने प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। ये स्कूल लेक्चर में आया प्रश्न है कॉलसैनिक वाला, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता। अनिल जी, आपकी वीडियो अटक रही है, मतलब आपका नेटवर्क या इंटरनेट खत्म हो चुका है, इसलिए अटक रही है। ये सभी के लिए, योगेंद्र जी, क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता विद्रोह की भावना, कॉलसैनिक ने प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझता है? बाधा समझता है, याद रखना है।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किशोर अपने प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझता है, बाधा समझता है। फिर अगली विशेषता देखिएगा, अपराध प्रवृत्ति का विकास। अपराध प्रवृत्ति का विकास मैंने पहले चर्चा कर ली है कि यहां बच्चा अपराधी भाव का बन जाता है, छोटी सी बात पे किसी की हत्या कर सकता है, इतना होता है, ठीक है ना। और वेलेंटाइन ने इसको कहा था, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये प्रश्न संस्कृत स्कूल लेक्चर में आ चुका है कि किशोर अवस्था में बच्चा अपराध प्रवृत्ति विकास का नाजुक समय, किसने कहा था, वेलेंटाइन ने। किसने कहा था, वेलेंटाइन ने। तो इसको हल्का सा देख लीजिएगा, वेलेंटाइन ने इसको अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय बताया। ईश्वर और धर्म में विश्वास या अविश्वास। यहां किशोर अवस्था का बच्चा ईश्वर या धर्म में विश्वास भी कर सकता है या अविश्वास, दोनों भाव माने। या तो बहुत विश्वास करेगा या हो सकता है वो अविश्वास करे, मतलब आराधना करी और भगवान ने नहीं सुनी तो हो सकता है वो नास्तिक बन जाए। तो या तो वो आस्तिक होता है या नास्तिक होता है, दोनों में से एक विचार होता है उसका। ओके, ईश्वर धर्म में विश्वास या अविश्वास। ऐप का हेल्पलाइन नंबर कोई उठाता, ये तो स्थिति नहीं है। नीचे घंटी जाती है क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो उठाते होंगे, घंटी जाती है तो उठाना चाहिए। आत्मसम्मान की भावना, सेल्फ रेस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। आत्मसम्मान और आत्मचेतना दोनों एग्जाम में आए हुए हैं इसको लेक्चर में। आत्मसम्मान मतलब कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो ठेस पहुंचती है किशोर अवस्था में। यदि किसी के घर गया और वहां इज्जत नहीं हुई तो दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगा। किसी ने थोड़ा सा कह दिया तेरी औकात क्या है, तो बड़ा दुख होता है कि मेरी औकात क्या है बताऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है ना। तो सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है किशोर अवस्था में, ठीक है ना। और आत्मचेतना मतलब वो ये समझने लग जाता है, सेल्फ कॉन्शियस, मतलब मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। तो आत्मसम्मान और आत्मचेतना दोनों किशोर अवस्था में बहुत गजब की होती है, याद रखना, ठीक है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है और सेल्फ कॉन्शियस मतलब मेरे अंदर गुण क्या है, मेरे अंदर कमियां क्या है, दोनों का विकास हो जाता है। आत्म चेतना हो गया। फिर लिंगीय चेतना। लिंगीय चेतना का मतलब है वो विपरीत लिंग के प्रति समझने लग जाता है, विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है इसको लिंगीय चेतना नाम लिया जाता है, ठीक है ना। वो समझता है कि इस लिंग की ये विशेषताएं, इस लिंग की ये भूमिका है, लड़के को ये कार्य करना चाहिए, लड़कियों को ये कार्य करना चाहिए, इसको लिंगीय चेतनापन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल है, लिंगीय चेतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखिएगा। काम प्रवृत्ति की परिपक्वता, ये इंपॉर्टेंट है। काम प्रवृत्ति सबसे अधिक किशोर अवस्था में पाई जाती है, सबसे अधिक काम प्रवृत्ति किशोर अवस्था में पाई जाती है। काम प्रवृत्ति के यहाँ 3 रूप माने गए। क्या माने गए, काम प्रवृत्ति के 3 रूप माने गए हैं। काम प्रवृत्ति के कौन से 3 रूप आप देख सकते हैं। काम प्रवृत्ति की परिपक्वता, आत्म प्रेम, सेल्फ लव, यहां प्रेरणा नहीं है, आत्म प्रेम है ये, ठीक है ना। ये आत्म प्रेम है, सेल्फ लव। किशोर अवस्था में बच्चा अपने आप से बहुत प्रेम करता है, जिसको फ्राइड ने नार्सिज्म बोला था। शिशु अवस्था में भी नार्सिज्म, यहां भी नार्सिज्म। यहां एक प्रश्न आया था कि एक मीना नाम की बालिका दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारती रहती है, ये कौन सी अवस्था का लक्षण है। पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था। उत्तर क्या माना गया, पूर्व किशोर अवस्था। मतलब पूर्व किशोर अवस्था में आत्म प्रेम होता है, ये सब चीजें पूर्व किशोर अवस्था में आती हैं। सेल्फ लव, अपने आप को सजाना, अपने आप को निहारना, अपने आप को ये समझना कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान हूं, सबसे खूबसूरत हूं मैं, ये सेल्फ लव है। तो एक प्रकार से नार्सिज्म बोला है इसको, ठीक है ना। फिर समलिंगी कामुकता। समलिंगी कामुकता का मतलब क्या है, होमोसेक्सुअलिटी क्या है, मतलब कि समलिंगी मित्रता तो बाल्यावस्था में होती है, लेकिन समलिंगी कामुकता, समलिंगी जो प्रेम है वो किशोर अवस्था में है। लड़की लड़की से प्रेम करने लगी, लड़का लड़के से प्रेम करने लग गया। ये मैंने 2 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, मैं 2 दिन 3 दिन, तो राजस्थान का जो चूरू जिला है जहां हमारी पोस्टिंग भी है, वहां मैंने अखबार का पढ़ा था कि चूरू जिले में 2 लड़कियों ने पहला विवाह किया है, ये समलिंगी प्रेम वाला। कि उसकी कोई वो आती थी, वो हरियाणा की बच्ची थी, वो यहाँ रतनगढ़ आती थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग गए, दोनों ने भाग के शादी कर ली कोर्ट में जाके, थाने में जाके। ये समलिंगी प्रेम है, मतलब लड़की लड़की से प्रेम करने लग गई। लड़के से कर ले चल जाए काम, लड़की लड़की से ही कर रही है, ये समलिंगी काम। लड़का लड़के से प्रेम कर रहा है और ये कहते हैं दोनों साथ ही रहेंगे जिंदगी भर, ठीक है ना। तो ये अपने आप में इनका नाज फाउंडेशन बना हुआ है, जिसने बड़ा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया था कि ये जिन इनकी इच्छाएं हैं रह सकते हैं साथ में, ठीक है ना। तो कानूनी रूप से इनके पास अधिकार है।
काम प्रवृत्ति किशोर अवस्था में 1 नंबर पे करना है, किशोर अवस्था में सबसे अधिक होती है, शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति अनजाने में होती है। विषमलिंगी प्रेम, विषमलिंगी प्रेम क्या होता है? लड़की का लड़के के प्रति या लड़के का लड़की के प्रति, ये विषमलिंगी प्रेम है जो किशोर अवस्था में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो समलिंगी प्रेम भी, विषमलिंगी भी और आत्म प्रेम भी, तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, और अगली विशेषता है, अंतिम विशेषता एक प्रकार से आप कह सकते हो अहम भाव। यहां मैं 2 विशेषताओं की चर्चा करूंगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अहम भाव, इसके 2 रूप होते हैं और पियाजे ने इसको बताया यहां पे। एक तो काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस, और एक होती है व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनली फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस क्या है? काल्पनिक श्रोता का मतलब इमेजिनरी ऑडियंस होता है, और व्यक्तिगत दंत कथा का मतलब होता है पर्सनल फेबल। तो इनको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एस्टेट में बहुत प्रश्न पूछे गए। काल्पनिक श्रोता या इमेजिनरी ऑडियंस क्या है? देखिए, काल्पनिक श्रोता जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग डेविड अल्काइंड ने किया था। किसने किया था? डेविड अल्काइंड ने इस शब्द का प्रयोग किया था। डेविड अल्काइंड ने इस शब्द का प्रयोग किया था काल्पनिक श्रोता का, इमेजिनरी ऑडियंस। तो ये इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या है? काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी हो गया और श्रोता का मतलब ऑडियंस हो गया। तो काल्पनिक श्रोता को समझिएगा, मतलब बच्चा जब किशोर अवस्था में होता है तो ये समझता है कि कोई मेरी कमियां हैं वो मेरी तरफ देख रहे हैं। मतलब वो ये समझता है कि जैसे मैं अपने प्रति ध्यान दे रहा हूं वैसे ही दूसरे लोग मेरे प्रति ध्यान दे रहे हैं। ये है इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता। डेविड अल्काइंड ने शब्द का प्रयोग किया है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में, बहुत प्रश्न आते हैं आजकल इन पे। तो काल्पनिक श्रोता का मतलब क्या है कि जैसे मैं अपने प्रति आकर्षित हूं वैसे दूसरे लोग मेरे प्रति आकर्षित हैं। जैसे मैं ये समझूं कि जैसे मान लीजिए मेरे यहां पे एक धब्बा हो रहा है, पेन की शाई गिर गई, ठीक है ना, गिर गई। अब मेरे मायने मुझे तो दिख रही है ये पेन की शाई, लेकिन मैं क्या समझता हूं कि सभी लोग मेरे इसी की तरफ देख रहे हैं कि यार देखो सर ने स्वेटर गंदी पहन रखी है, इनकी तो पेन धब्बा बना हुआ है। अब मुझे ये फील हो रहा है कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, जबकि किसी का भी ध्यान इस पे नहीं जाएगा। मैंने कहा तब आपका ध्यान गया, वरना आपका ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन अब आपको लोग, मेरे को क्या लग रहा है कि सब लोग मेरी उसी चीज की तरफ देख रहे हैं। ये काल्पनिक श्रोता है, इमेजिनरी ऑडियंस है। बच्चे का शर्ट का बटन टूट गया, अब वो स्कूल कॉलेज में जा रहा है तो उसके माइंड में बाबर आ रहा है, सब लोग देखेंगे, देख इसका शर्ट बिना बटन टूटा हुआ शर्ट पहन रखा है, जबकि कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन उस बच्चे को फील हो रहा है कि सब लोग मेरी ही तरफ देख रहे हैं। ये एक पर्सनल इमेजिनरी ऑडियंस है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। काल्पनिक श्रोता का मतलब क्या है? काल्पनिक श्रोता का मतलब क्या, लिख लो। डेविड अल्काइंड ने इस शब्द का प्रयोग किया है। डेविड अल्काइंड ने इस शब्द का प्रयोग किया है। डेविड अल्काइंड ने इस शब्द का प्रयोग किया है। इसके अनुसार बालक यह सोचता है, डेविड अल्काइंड ने शब्द का प्रयोग किया है, इसके अनुसार बालक यह सोचता है कि जैसे मैं अपने प्रति ध्यान आकर्षित हूं, जैसे मैं अपने प्रति ध्यान आकर्षित हूं वैसे ही दूसरे लोग मेरे प्रति हैं। जैसे मैं अपने प्रति ध्यान आकर्षित हूं दूसरे लोग वैसे ही मेरे प्रति हैं, ठीक है ना। आप अपने माइंड में फिगर बना लो जो मैंने बोला है कि बच्चे के शर्ट का बटन टूटा हुआ, बच्चा स्कूल जा रहा है, जाता हुआ दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए सब चीजें, ठीक है। फिर वो बच्चा ही सोच रहा है कि देखो सब वो बच्चे तो हंस रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मेरे पे हंस रहे हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं है। तो ये लड़की के यहाँ पिंपल हो रहा है तो लड़की सोच रही है कि यार मेरी स्किन देख कितनी खराब हो रही है, सब लोग कहेंगे देख इसकी स्किन कितनी खराब हो रही है, जबकि किसी को नहीं पता है कि उसकी स्किन पे कोई ध्यान देगा ही नहीं देगा, लेकिन उस लड़की को बार बार फील हो रहा है। ये इमेजिनरी ऑडियंस है, काल्पनिक श्रोता है कि मैं अपने प्रति जितना ध्यान दे रहा हूं दूसरे लोग उतना ही मेरे प्रति ध्यान दे रहे हैं। तो इमेजिनरी ऑडियंस बोलेंगे इसको। और जो व्यक्तिगत दंत कथा ना, पर्सनल फीबल, तो व्यक्तिगत दंत कथा का मतलब क्या होता है? पर्सनल फेबल का मतलब होता है स्वयं को अद्वितीय और विशेष समझना, ठीक है ना। स्वयं को अद्वितीय, कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, अद्वितीय, या क्या समझना? विशिष्ट समझना। स्वयं को अद्वितीय और विशिष्ट समझना, इसको अपन क्या बोलते हैं? पर्सनल फेबल बोलते हैं, कि मैं सबसे डिफरेंट हूं, सबसे अलग हूं। कई बार बच्चा कहता है आप मेरे को समझ ही नहीं सकते, घर वाले कहते हैं कहां से आया तू, अंतरिक्ष से आया, तेरे को समझ नहीं सकते, मारी ने 2 थप्पड़ खींच की। लेकिन वो कहता मैंने उत्ते समझ ही कौन सकू, मन ते जान ही कौन सकू। अरे यार कहां से आया नमूना तू, तेरे को जान नहीं सकते। लेकिन स्वयं को अद्वितीय और विशिष्ट मानने का जो भाव है उसको बोलते हैं पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत दंत कथा।
और काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस क्या है कि बच्चा ये समझता है कि जैसे मैं अपने प्रति ध्यान दे रहा हूं दूसरे लोग भी मेरे प्रति उतना ही ध्यान दे रहे हैं। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेतृत्व का सर्वाधिक विकास किशोर अवस्था में सबसे अधिक, नेतृत्व की शुरुआत बाल्य अवस्था में होती है लेकिन सर्वाधिक विकास नेतृत्व का जो होता है वो किशोर अवस्था में होता है। ठीक है ना? ओके। अरे रंजू मेहरिया जी, दंत कथा का मतलब होता है कि बच्चे को ये लगता है कि मैं सबसे अलग हूं। ठीक है ना? दंत कथा को बोलते हैं फीबल, कि उसके अंदर ये भ्रम होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरी जो अंदर जो विशेषताएं वो ऐसी विशेषताएं किसी में नहीं है, तो स्वयं को ऐसा समझ लेना जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सनल फीबल है। रचनात्मकता अश्विनी जी बाल्यावस्था की विशेषता है, ये सब पढ़ा दिया मैंने। तो ये विशेषताएं पूरी हो गई हैं किशोर अवस्था की। अब किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति किशोर अवस्था का सबसे मुख्य तत्व था, ब्रोश ने बोला है। मैं सोच रहा हूं 10 से 15 मिनट का बिंदु और बचा तो पूरा कर दूं ताकि फिर कल फिजिकल डेवलपमेंट को पढ़ें अपन। किशोर अवस्था की आकांक्षाएं क्या होती हैं? आकांक्षाओं पे नॉर्मली पर्सन नहीं पूछ जाता है, हल्का सा देखो तो उसको देख लेना। किशोर अवस्था की आकांक्षाओं में आत्मनिर्भरता की आकांक्षा कि मैं मेरा एक मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेबल में नहीं रहूं। ठीक है ना? हल्का सा इनको देखना, ज्यादा विशेष नहीं है। आत्मनिर्भरता, ठीक है ना, कि बच्चा ये चाहता है कि मेरा मम्मी पापा के ऊपर अस्तित्व नहीं हो, मेरी मम्मी पापा से अलग पहचान हो, तो वो खुद निर्भर बनना चाहता है। स्वतंत्रता की आकांक्षा, वो मम्मी पापा पे डिपेंडेबल नहीं रहना चाहता, वो निर्भरता से संबंधित हुए कि मेरा एक अलग अस्तित्व हो, मेरा एक अलग वजूद हो। विरोधी लिंग के साथ संबंध की आकांक्षा, वो चाहता है कि लड़का लड़की के साथ और लड़की लड़के के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो विरोधी लिंग के साथ संबंध की ये भी आकांक्षा है। ये प्रश्न आता नहीं है, बस हल्की चर्चा कर रहे हैं अपन। सफलता और उपलब्धि की आकांक्षा कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनूं, बहुत उपलब्धियां मुझे मिले, ये उसकी महत्वाकांक्षा होती है। आत्म पहचान की आकांक्षा, मेरी एक आइडेंटिटी हो, बहुत अलग हो, सबसे विशिष्ट हो। जीवन दर्शन की आकांक्षा, मेरी एक फिलोसॉफी हो, मेरा एक जीवन दर्शन हो, मेरी लाइफ फिलोसॉफी, मतलब एक अलग हूं मैं, वही आत्म पहचान। निशा शोन जो बोल रही है वो एकदम सही है, पुनीच भगवान टाइप, बस सीधी सी बात। निशा जी बहुत समझदार, बहुत समझदार है। नए अनुभवों की आकांक्षा, ठीक है ना, बच्चा ये चाहता है कि मैं कुछ नया रोमांचक करूं जिंदगी में, कुछ नया एकदम रोमांचक हटके कुछ करूं, किसी किसी यात्रा पे जाऊं, कुछ ऐसा करूं। ठीक है ना? तो रोमांच की एक आकांक्षा, नए अनुभवों की आकांक्षा होती है। समाज सेवा की आकांक्षा रोज का बता दिया मैंने कि वो चाहता है कि समाज के लिए कुछ सेवा करूं, बलिदान कुछ करूं, कुछ समाज के लिए, ये उसकी आकांक्षा है। जीवन साथी की आकांक्षा कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई हो जिससे मैं अपना दुख दर्द कह सकूं, जिससे कंधे पे रख के रो सकूं, बातें बोल सकूं। जीवन साथी की आकांक्षा। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, मेरी सिचुएशन अलग हो, मेरी एक इंपॉर्टेंस हो जिंदगी में, हर जगह मेरी एक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। अनुसंधान, मैं कुछ नया खोज करूं और ऐसा खोज करूं कि लोग कहेंगे देखो यार तुमने एक नई चीज लेके आए हो, तो अनुसंधान की आकांक्षा। जीवन की उद्देश्य की आकांक्षा, मेरा जीवन एक उद्देश्य युक्त हो, इग्नोर कर देना, कोई विशेष नहीं है। आत्मसम्मान, आत्म चेतना की आकांक्षा भी चर्चा विशेषता हमने की है, वो सेम चीज आ गई। विश्व को देखने और जानने की आकांक्षा, पूरी दुनिया का मैं घूम के आऊं, भ्रमण करूं उसको। उन्मुक्त वातावरण, उन्मुक्त मतलब स्वच्छंद, अपना हो, खुद का हो, बना बनाया हो। सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति की मैं जो भी बात कहूं लोग उसे माने, मुझे कोई मारने वाला नहीं हो, मेरी रक्षा करने वाला कोई हो, तो सुरक्षा और सामाजिक स्वीकृति। ये एक नॉर्मल सी बातें हैं, इनको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हल्का सा देखना। जो मैंने हेडलाइन बताई है इनके प्रश्न नहीं आते हैं। किशोर अवस्था में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? शिक्षा बिंदु पे स्पेशली जो प्रश्न पूछे गए वो केवल स्कूल लेक्चर में पूछे गए, बाकी नहीं पूछे गए। तो विशेषताएं याद हैं तो एजुकेशन कभी याद करने की आवश्यकता ही नहीं होती। विशेषता याद है तो एजुकेशन अपने आप याद हो जाती है। सिंपल सी बात याद रखना, तो इनको रटना नहीं है। अब जैसे ये प्रश्न आ गया स्कूल लेक्चर में कि किशोर अवस्था में निर्देशन और परामर्श दिया जाना चाहिए, कभी कभार, आवश्यक होने पर, लगातार। तो याद रखना जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि किशोर अवस्था में निर्देशन और परामर्श अपन कब देंगे, तो निर्देशन और परामर्श स्कूल लेक्चर में प्रश्न आया था, इसका आंसर आपको क्या करना है? लगातार, निरंतर।
क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चे के सामने संघर्ष होता रहता है, तो उसको निर्देशन और परामर्श, काउंसलिंग और गाइडेंस उसका निरंतर दिया जाना चाहिए। ये याद रखना आया हुआ प्रश्न, ठीक है। अभिप्रेरणा का प्रयोग, ये भी स्कूल लेक्चर में प्रश्न आया है कि किशोर अवस्था में किया जाना चाहिए, तो वहां लिखा आंसर माना गया सी ऑप्शन, अभिप्रेरणा का प्रयोग। बच्चे को हमेशा मोटिवेट करो, बच्चे को डराओ मत, धमकाओ मत, तू नहीं कर पाएगा, हमेशा मोटिवेट करो, तू कर लेगा। तो पॉजिटिव आंसर देना है, साइकोलॉजी में हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है, तो मोटिवेट करना है। शारीरिक विकास की शिक्षा, क्यों? क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास सबसे उच्चतम सीमा पे होता है, वो किशोर अवस्था में होता है। तो चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, तीनों विकास की हम शिक्षा देंगे। तो खेल कूद है, योग है, व्यायाम है, इन सब को अपन बच्चे को बताना चाहिए कि इस समय तुम्हारे लिए क्या चीज पॉजिटिव। तो शारीरिक विकास शिक्षा देंगे बच्चे को, ठीक है ना। ऊपर वाले दोनों प्रश्न आगे, निर्देशन परामर्श निरंतर, अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मानसिक विकास शिक्षा, तो मानसिक विकास में याद रखना किशोर अवस्था में सबसे बेस्ट विधि कौन सी होगी मानसिक विकास में, तो ये याद रखना लर्निंग बाय डूइंग। किशोर अवस्था में यदि आपसे पूछे कि मानसिक विकास के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी होगी, तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा करके सीखे, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। संवेगात्मक विकास की शिक्षा, ये भी आया हुआ प्रश्न है कि किशोर अवस्था में संवेगों के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी होनी चाहिए, तो किशोर अवस्था में बच्चे को संवेगों के लिए सबसे बेस्ट विधि होगी उदात्तीकरण। कौन सी विधि होगी? उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। ये मैं समायोजन में मेरी पढ़ाई हुई है, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, यानी कि उसकी संवेगों को सही रूप देना, जो गलत संवेग है उनको सही संवेग में बदलना, ये होती है उदात्तीकरण विधि। तो उदात्तीकरण विधि का प्रयोग अपन कहां पे करेंगे? संवेगात्मक विकास की शिक्षा में, ठीक है ना। तो उदात्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? उदात्तीकरण विधि का। ओके, ठीक है ना, उदात्तीकरण। रेचन यही है, संवेगात्मक रेचन, वो तो अपन चर्चा करेंगे। रेचन का मतलब है स्वतंत्र रूप से संवेगों की अभिव्यक्ति देने के लिए अवसर देना, कि खुले रूप से अपनी बातें कहो, ये रेचन होता है। उदात्तीकरण, उदात्तीकरण का मतलब है कि बच्चों के संवेगों को दिशा देना, गलत संवेगों को सही संवेग में बदलना, इसको बोलते हैं उदात्तीकरण। तो संवेगात्मक विकास में उदात्तीकरण का प्रयोग करेंगे, उदात्तीकरण, उदारीकरण नहीं, उदात्तीकरण। फिर देखिए सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा है, तो नॉर्मल बिंदु है, ये शेषावस्था में देंगे, बाल्यावस्था में देंगे, यहां भी देंगे। जीवन कौशल की शिक्षा, जीवन कौशल का मतलब होता है यौन शिक्षा, जो 11वीं 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में किताब चलती है जीवन कौशल, यौन शिक्षा, कि बच्चे में जो फिजिकल चेंज होते हैं उनका अपन बच्चे को परिचय करवाएं। व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा इसलिए देंगे क्योंकि अपने भविष्य को लेकर टेंशन रहती है, मैं नौकरी लगूंगा कि नहीं लगूंगा, तो उसको अपन बताएंगे तेरे लिए योग्यता के अकॉर्डिंग तेरे लिए ये बिजनेस ज्यादा बढ़िया है, तुझे कंप्यूटर करना चाहिए, तुझे आर्ट लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, तो उसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन दी जानी चाहिए। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपना, हमेशा उसको रिस्पॉन्सिबल कार्य सौंपो, बेटा तुझे आज ये काम करना है, तो वो थोड़ा सा समझेगा इन चीजों को, उसे लगेगा यार मैं बड़ा हो गया हूं, तो रिस्पॉन्सिबल कार्य दो उसको। किशोर के व्यक्तित्व का आदर, हमेशा उसको कभी भी नकारो मत। घर में कोई समस्या चल रही है और आपने कहा बेटा बताओ क्या राय, तो वो राय देना, तो उसको ये मत कहो कि तू क्या राय देगा, तो कल का जम पैदा हुआ बच्चा है, हम इतने बड़े बैठे, नहीं, वो जो बात कह रहा है उसकी सुनिए, वरना उसको ये फील होता है कि देखो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो बड़ा हो गया हूं, मुझे कोई सुनता ही नहीं है, तो उसके पर्सनैलिटी को इंपॉर्टेंस दें आप। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, तो पॉजिटिव अप्लाइड बिंदु है। संवेदनशील संबंधों का प्रशिक्षण, अब उसे किशोर अवस्था में बच्चे को पता नहीं होता मेरे को संबंध किसके साथ कैसा बनाना चाहिए, वो भावनाओं में बह जाता है, किसी के साथ ही भावनाओं में बह जाएगा। हम उसको बताएंगे बेटा तेरे लिए कौन सा संबंध इंपॉर्टेंट है, किसके साथ तुम्हें कैसे लेवल का संबंध बनाना है, वो गलत दोस्त के चक्कर में कुछ भी कर सकता है, हमें इससे सब चीजें उसको बतानी है, तो उसको संबंधों का प्रशिक्षण दें अपन। सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना, मतलब उसको हमेशा ये फील हो कि मेरी रक्षा करने वाले लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर, मेरे दोस्त, उसे डर नहीं रहे, डर रहेगा तो बच्चा गलत कदम उठाएगा, तो सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाएं। किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान, उसे बताएं कि तेरी विशेषता ये होती है और इसके अकॉर्डिंग तेरा बिहेवियर होगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। सहानुभूति और प्रेम पूर्वक व्यवहार, डराए नहीं, बड़े पॉजिटिवली उसको दोस्त, मम्मी पापा की भूमिका दोस्त के रूप में होनी चाहिए किशोर अवस्था में, एक दोस्त के रूप में उसके साथ बातें करें, उससे पूछें कि क्या करते हो, दोस्त कौन है, क्या स्कूल कॉलेज में क्या होता है, एक फ्रेंडशिप के रूप में बिहेवियर क्रिएट करें। लोकतांत्रिक वातावरण, उसकी बातों को सुने,
उसे एहसास करवाएं कि तुम अच्छे हो, तुम्हारी बात को सुना जाएगा। निरंकुशता थोपिए मत निर्णय उस पर। अच्छे उदाहरण देना, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दो, स्वामी विवेकानंद वगैरह जिनके भी हैं कि बेटा देखो उन्होंने इस अवस्था में ये कर दिया था, वो मोटिवेट होगा। ये देख लेना। और अंतिम बिंदु इसका जो है वो ये है, अंतिम बिंदु है ये किशोर अवस्था का, कि किशोर अवस्था में विकासात्मक कार्य क्या होने चाहिए। ये स्पेशली आज तक केवल एक ही प्रश्न आया है और वो केवल स्कूल लेक्चर में आया है। तो आपको एक छोटा सा बिंदु याद रखना है, अंतिम बिंदु होगा, उसके साथ अपने आज की क्लास खत्म करेंगे अपन। विकासात्मक कार्य सिद्धांत किसने दिया था, ये प्रश्न आया हुआ है। विकासात्मक कार्य सिद्धांत दिया था। विकासात्मक कार्य का मतलब ये होता है कि कौन सी अवस्था में बच्चे को कौन से कार्य करेगा बच्चा, ठीक है ना, कौन सी अवस्था में बच्चा कौन सा कार्य करेगा, इसके लिए इन्होंने विकासात्मक कार्य बताए हैं। तो स्कूल लेक्चरर वाले बच्चों को ये बिंदु जरूर देख के जाना है कि हेविंगहर्स्ट ने बताएं। किसने बताएं? हेविंगहर्स्ट ने बताएं। तो ये लाइन जरूर याद रखना कि हेविंगहर्स्ट ने किशोर अवस्था के कौन से कार्य बताएं? विकासात्मक कार्य। ये आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि विकासात्मक कार्य सिद्धांत किसने दिया था, तो विकासात्मक कार्य सिद्धांत हेविंगहर्स्ट ने दिया था, लिख लेना है। विकासात्मक कार्य सिद्धांत किसने दिया था? हेविंगहर्स्ट ने। और यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आपको हल्का सा ये भी देखना पड़ेगा कि इसने मुख्य रूप से कौन से विकासात्मक कार्य बताए। मैंने किताब में तो बहुत सारे लिख रखे हैं, लेकिन मैं यहां जो आपको बता रहा हूं वो देख लेना आप कि किशोर अवस्था के विकासात्मक कार्य कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता है, ठीक है ना। सर आदर्श शिक्षा क्या होती है? आज से मान लीजिए आदर्श शिक्षा का मतलब है जिसमें शारीरिक शिक्षा भी आ गई। जैसे प्रश्न आ गया किशोर अवस्था में शिक्षा होनी चाहिए, यौन शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा, और चौथा ऑप्शन आ गया आदर्श शिक्षा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा? आदर्श शिक्षा, जिसमें सभी शिक्षा आ गई, शारीरिक मानसिक सब चीजें आ गई, वो आइडियल एजुकेशन, ठीक है। तो ये लिख लिया, विकासात्मक कार्य सिद्धांत हेविंगहर्स्ट ने दिया है। अब यहां विकासात्मक कार्य का मतलब है किशोर अवस्था में कौन सा बच्चा कौन सा व्यवहार करेगा और कौन सा नहीं करेगा, तो ये विकासात्मक कार्य है, ठीक है। तो विकासात्मक कार्य क्या है, देखिए इसमें मैं कुछ कुछ मुख्य विशेषताएं बता रहा हूं, बाकी नहीं बता रहा हूं आपको। तो विकासात्मक कार्य में देखेंगे आप, एक तो यहां विकासात्मक कार्य में बच्चा कौन सा कार्य करेगा? दोनों यौन के साथ समान उम्र के साथियों के साथ, दोनों यौन के समान उम्र के साथियों के साथ संबंध बनाना, यानी पहला उसका कार्य ये बताया हेविंगहर्स्ट ने कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने उम्र यानी अपने वय समूह, पीयर ग्रुप, वय समूह, वय समूह का मतलब पीयर ग्रुप जो होता है, ठीक है ना, ये जो वय समूह होता है उसके साथ वो संबंध बनाएगा अपनी एज के, ठीक है ना, पीयर ग्रुप बोलते हैं इसको। लड़का लड़कियों के साथ भी और अपने लड़कों के साथ भी, ठीक है ना, समझ गए ना आप। तो अपने हम उम्र लोगों के साथ वो संबंध बनाएगा, ये पहला विकासात्मक कार्य होता है। जीवन दर्शन की शिक्षा ये होती है कि मेरे कर्तव्य क्या और अधिकार क्या है, ये जीवन दर्शन की शिक्षा होती है। मेरे कर्तव्य क्या होने चाहिए, मेरे अधिकार क्या होना चाहिए, ये जीवन दर्शन की शिक्षा अपन किशोर अवस्था में बच्चे को देंगे, ठीक है। दूसरा कार्य इसका ये होगा उचित पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका का चयन, ठीक है ना। इतना याद रखना कि वो ये समझने लग जाएगा कि महिला की भूमिका तो क्या होती है और पुरुष की भूमिका क्या होती है, ये जानने लग जाएगा। ये विकासात्मक कार्य दूसरा है। पहले तो अपने हम उम्र के लोगों के साथ संबंध बनाएगा, दूसरा महिला की भूमिका क्या है और पुरुष की भूमिका क्या है, महिला क्या काम करेगी और आदमी क्या क्या काम करेगा, ये जानना शुरू कर देगा किशोर अवस्था में। सावैंगिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, इतना याद रखना, सावैंगिक स्वतंत्रता अलग है, ये अलग है। सावैंगिक स्वतंत्रता का मतलब है वो अपने इमोशनली, वो नहीं चाहता कि मम्मी पापा उस पर थोपे कि तेरे को उसके साथ दोस्ती बनानी, नहीं, मेरे इमोशंस के अकॉर्डिंग मैं तय करूंगा कि मुझे क्या सही है और क्या गलत है। तो संवेगात्मक स्वतंत्रता बच्चा इस समय चाहता है। व्यवसाय का चुनाव, वो ये सोचने लग जाता है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे कंप्यूटर कोर्स में जाना है, मुझे आईआईटी करनी है, मुझे पीएमटी करनी है, मुझे क्या बनना है। तो व्यवसाय का चुनाव करना और उसके अकॉर्डिंग योग्यताएं अर्जित करना, ठीक है ना, व्यवसाय का चुनाव करना भी उसकी विकासात्मक कार्य है। पुरुष और स्त्रियों की भूमिका को समझना शुरू कर देगा, अपने हम उम्र के साथियों के साथ संबंध बनाना शुरू कर देगा। सावैंगिक स्वतंत्रता में संवेगात्मक स्वतंत्रता कि मेरे ऊपर कोई थोपे नहीं कि तुझे इसके साथ संबंध बनाने, मैं खुद बनाऊंगा। तो इमोशनली फ्रीडम चाहता है।
ठीक है। पारिवारिक जीवन और शादी के लिए तैयार होना, मतलब यहां वो ये भी सोचने लग जाता है कि मेरे जिम्मेदारियां ये हैं, मेरे मम्मी पापा के प्रति मुझे ये करना चाहिए, और मेरी एक जीवन साथी होगा, जीवन संगिनी होगी, ठीक है, वो ऐसी होगी, इमेजिन ये सोचने लग जाता है। शादी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, पारिवारिक जीवन, मेरे बच्चे होंगे, ऐसे होंगे, वो होंगे, इन सब के बारे में सोचना शुरू कर देगा। ठीक है ना। पुरुष सोचित स्त्रीयोचित भूमिका स्वीकार करना, संवेगात्मक स्वतंत्रता, व्यवसाय का चुनाव करना, पारिवारिक जीवन और शादी के बारे में सोचना शुरू कर देगा। और इनको याद हो तो कर लेना, तो जरूरी नहीं है शादी के लिए तैयार होना। ठीक है ना। आवश्यक शारीरिक, गामक और बौद्धिक क्षमताओं का समुचित विकास करना, कि मेरे लिए क्या शारीरिक योग्यताएं होनी चाहिए, मेरे अंदर कौन सी गामक, मतलब चाहे वो ड्राइविंग करना है, चाहे वो तैरना है, चाहे वो जो भी चीजें सीखनी है उसको। ठीक है ना। तो गामक योग्यताएं, शारीरिक योग्यताएं और बौद्धिक योग्यताएं, इनका वो विकास करेगा कि इस व्यवसाय के अकॉर्डिंग मुझे ये चीजों का डेवलपमेंट करना है, तो इनका विकास करना शुरू कर देगा। अपने रंग रूप तथा शारीरिक बनावट से, मतलब यहां इसके लगेगा यार जैसा भी हूं, काला हूं, सफेद हूं, जैसा भी हूं, अच्छा हूं, अपनी शारीरिक रूप से संतुष्ट हो जाएगा, उससे कोई शिकायत नहीं रहेगी। शुरुआत में तो शिकायत रहेगी, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो सोचता है कि जैसा भी हूं बढ़िया हूं मैं। ठीक है। अपने सहज रूप में स्वीकार कर लेना, मतलब अपने आप को स्वीकार कर लेता है कि जैसा भी हूं वैसा बेस्ट हूं, तो स्वीकारोती, अपने आप को स्वाभाविकता में मान लेना। अपने लिंग अनुसार भूमिका निभाना सीखना, कि मेरी भूमिका ये होनी चाहिए, लड़के की भूमिका ये होनी चाहिए, तो अपनी भूमिका को सीख जाएगा। ये सब विकासात्मक कार्य है, हल्का सा देखना है इनको, ज्यादा कोई विशेष नहीं। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट इनको हल्का सा देखना है कि विकासात्मक कार्य। प्रश्न ये पूछेगा किशोर अवस्था में विकासात्मक कार्य होता है या विकासात्मक कार्य नहीं होता, तब ये ऑप्शन दिमाग में होने चाहिए। लिंग अनुसार भूमिका निभाएगा, आत्मनिर्भरता की कोशिश करेगा, संवेगात्मक स्वतंत्रता की कोशिश करेगा, पारिवारिक रिश्तों के बारे में, अपने व्यवसाय का चुनाव करेगा, शादी के बारे में सोचना शुरू कर देगा। ठीक है। लिंग अनुसार भूमिका निभाना शुरू कर देगा, ये सब चीजें करेगा। अपनी एक अलग पहचान, आइडेंटिटी, मेरी एक अलग पहचान बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देगा। अधिक आत्मनिर्भरता, कि मम्मी पापा से मैं पर डिपेंडेबल नहीं हूं, वही चीजें हैं जो आकांक्षाएं। ठीक है ना। वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान और मूल्यों के प्रति स्थायी भाव विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्पेशली जो है विकासात्मक कार्य है। अपनी विशिष्ट रुचियों और अभिरुचियों की संतुष्टि, तो आवश्यक कुशलताओं, वही चीज है, शारीरिक, बौद्धिक, गामक कुशलताएं, उसी लाइन को बड़ा कर दिया कि मुझे इस व्यवसाय का चुनाव करना है, तो मेरे अंदर कौन सी रुचि होनी चाहिए, कौन सी अभिरुचि होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी कुशलताएं होनी चाहिए, तो उन दक्षताओं और कुशलताओं को अर्जित करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो आवश्यक कुशलताओं और दक्षताओं को अर्जित करना, यह भी उसका विकासात्मक कार्य होता है। अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य के साथ भावनात्मक रूप से रिश्ता बनाने की ओर बढ़ना। ठीक है। यहां वो अपने मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो, या उसका कोई क्लोज फ्रेंड हो, उनके साथ इमोशनली उसका बहुत बड़ा अटैचमेंट हो जाता है। तो ये किशोर अवस्था के विकासात्मक कार्य हैं। हल्का सा इनको देखना है। प्रश्न आज तक यही आया है, किशोर अवस्था में विकासात्मक कार्य हैविंग हर्स्ट। बाकी मैंने इन कार्य सूची बता दी है। एक लंबी क्लास अपनी हो चुकी है, तो आज के लिए बहुत है। कोशिश करेंगे कल मिलने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। ओके, थैंक यू।